हाय बच्चा लोग, वेरी 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 गुड इवनिंग बेटा। एज प्रॉमिस्ड मैं आप लोगों के लिए बेटा स्पेसिफिकली फॉर सितंबर 24 एंड जैन 25, दिस इज एप्लीकेबल फॉर जैन 25। यस बेटा, मैं एक आपके पास सुपर 100 सीरीज का पार्ट वन, ये हमारी क्लास होगी बच्चा, याद रखना पार्ट वन। ये क्लास आपके पास दो पार्ट्स में आएंगी, एक होगी पार्ट वन, एक होगी पार्ट टू, राइट। तो भाई जो पार्ट वन है हमारे पास, याद रखना इसमें मैं आधे क्वेश्चंस कराऊंगा और आधे क्वेश्चंस आपके पास पार्ट टू में आएंगे। नाउ मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस, बिकॉज देखिए बेसिक मोटिव क्या था, ये क्लास को रिकॉर्डेड सेंड करने का। दैट वाज द ओनली वन मोटिव कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मान लो किसी बच्चे को आते हैं, तो उस बच्चे को अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, वो बच्चा उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है। एज यू नो दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो अपना जो सेल्फ स्टडी मोड है हम उसको खत्म भी नहीं करेंगे, अपने स्केड्यूल को हम लोग स्पॉइल भी नहीं करेंगे, और हम ये 100 क्वेश्चंस भी बड़े आराम से कर लेंगे, राइट। एंड दोस्तों ये सुपर 100 सीरीज की आपके पास दो सीरीज आएंगी, याद रखना। एक हमारे पास होगी सीरीज वन, जो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, सीरीज वन ऑफ यू कैन से पार्ट वन, राइट। तो आपके पास कुल मिला के इसके 4 लेक्चर होंगे, एक सीरीज वन पार्ट वन, सीरीज वन पार्ट टू, याद रखिएगा, और उसके बाद सीरीज टू पार्ट वन एंड सीरीज टू पार्ट टू। इस तरीके से बेटा हम लोग 4 सीरीज के लेक्चर्स में आपके लिए अपलोड करूंगा, एंड मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, राइट। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम भाई हम लोग आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। भाई साहब हमारे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू इफ p बाय q इज इक्वल टू 7। एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अब देखिए p बाय q अगर ये 7 के इक्वल है, अंडरस्टैंड करो, अगर दोस्त p बाय q सपोज कर लीजिए हमारा 7 के इक्वल है, ओके, तो लेट्स से बेटा कि दैट मींस दैट इज 7 बाय 1, ठीक है भाई। सो अल्टीमेटली भाई मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, देयरफॉर p इज इक्वल टू 7 एंड q इज इक्वल टू 1, हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर आप इसमें देखते हो भाई, मैं वैल्यू पुट करूंगा 7 प्लस 1 ओवर 7 माइनस 1, तो दैट वर्क्स आउट टू बी बेटा 8 बाय 6। थोड़ी सी इसको कटिंग कुटिंग कर लीजिए बच्चा, आंसर आ जाएगा 4 बाय 3। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर तैयार है। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये अपने पास। अच्छा ये जो आपको बता दूं, ये जो सीरीज है बेटा, इट विल बी कवरिंग अप ऑल योर क्वेश्चंस ऑफ AQB, दैट इज एडिशनल क्वेश्चन बैंक, कुछ ICI के, कुछ PYP होंगी, कुछ MTPs के क्वेश्चन होंगे, तो ये सारा कुछ आपके कवर कर जाएगा, सो चिंता मत करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि 2 की पावर x प्लस वाई एंड 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू √8। भाई साहब अब देखिए, सबसे पहली बात इसको हम कैसे कर सकते हैं, आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है। देखो ऐसे x y के क्वेश्चंस में मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है, हमेशा कोशिश करो कि भाई अपने पास ना वैल्यूज को प्लेस करो। अब जैसे यहां पर लिखा है 2 की पावर x प्लस वाई, ठीक है, एंड 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू √8। √8 क्या हो गया बच्चा, 2 इंटू टू इंटू टू, दैट वर्क्स आउट टू बी, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्या बन जाएगा, 2 बाहर, राइट, इंटू √2। अब ये बेसिकली क्या हो गया बच्चा, 2 इंटू टू की पावर 1/2, दैट इज 2 की पावर 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि मेरे को यहां पर x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए जैसे x प्लस वाई जिसके इक्वल 3/2 आता हो और x माइनस वाई 3/2 आता हो, राइट। अब आप इन ऑप्शंस में से सारी वैल्यू डाल के देखो, जैसे 1 प्लस 1/2, सपोज मैं ए ऑप्शन आंसर लेता हूं, तो ये बड़ा 3/2 तो आ जाता है, बट क्या 1 माइनस 1/2 3/2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो सकती है। ऐसे अगर आप इसको लोगे तब भी नहीं आएगा, इसको लोगे तब भी नहीं आएगा, तो आंसर बेसिकली क्या है बेटा इसका, नन। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये अपने पास MTP में गिवन है, और MTP में इसका आंसर शायद मिसप्रिंट है, तो बच्चा ये सब चीजों से घबराना नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं भाई,
कि अगर अल्फा बीटा रूट्स है इक्वेशन के, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देन 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा किसके इक्वल होता है? देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेटा सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इज एक्चुअली माइनस बी बाय ए, so that works out to be 8. Okay, अगर मैं बात करता हूं अल्फा बीटा, that is 12. Now let's solve this equation. 1 by alpha plus 1 by beta is actually what? यहां पर अगर आप देखते हो तो अल्फा बीटा और ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा, राइट? अब बीटा प्लस अल्फा बच्चा यहां से अगर आप देखते हो तो दैट वर्क्स आउट टू बी 8, और अल्फा बीटा क्या है 12, थोड़ी सी कटिंग, दैट वर्क्स आउट टू बी 2/3. तो भाई साहब मेरे पास यहां पर ऑप्शन क्या आ जाती है? ऑप्शन वर्क्स आउट टू बी ए. ओके, नेक्स्ट आगे देखते जाइएगा भाई। अगर आप देखते हो गिवन दैट log बेस 10, ओके, log बेस 10 2 इज इक्वल टू x, log बेस 10 3 इज इक्वल टू y. ओके, मुझे log बेस 10 120 चाहिए दोस्त, log बेस 10 120. अब जरा फोकस करो यार, log बेस 10 120, बड़ी सिंपल सी बात है दोस्त, 120 के फैक्टर्स बना लेते हैं. तो log बेस 10 120, बड़ा 120 के फैक्टर्स बनाओ. इट कैन बी रिटन एज log बेस 10 120 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. अब इसमें चेक कर लीजिए भाई, 2 2 2 दैट इज 8, 8 3 24, 24 इंटू 5 आ गया. अब दोस्त अगर आप यहां पे चेक करते हो ना तो इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके ऐसे लिख सकता हूं, log बेस 10 2, ओके, प्लस log बेस 10 2, log बेस 10 2, प्लस log बेस 10 3, प्लस अब ये जो 5 है ना भाई, 5 को कैसे लिख सकते हैं? log बेस 10 10/2. आई होप इट इज क्लियर. भाई साहब इसको 10/2 मेंशन कर सकते हैं. अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखते हो तो ये बच्चा मेरे पास x आ गया, ये x आ गया, ये x आ गया. यहां पे देखना, ये मेरे पास भाई साहब अल्टीमेटली आ गया y. अच्छा, अब 10/2 बेसिकली क्या होता है? अगर आप यहां पे देखते हो भाई साहब, log बेस 10 10 माइनस log बेस 10 2, क्योंकि वो माइनस हो जाता है डिवीजन में भाई, माइनस हो जाता है. तो यहां पर अगर आप देखते हो दोस्तों तो अपने पास कहानी क्या है? ये आ गया 3x प्लस y, और log बेस 10 जो अपने पास आता है दोस्त वो आ जाता है अपने पास 1, बिकॉज आई थिंक एवरीवन नोज log बेस 10 10 इज एक्चुअली 1. ठीक है, और log बेस 10 2 क्या आ गया? माइनस x. ओके, नाउ 3x माइनस x इज एक्चुअली व्हाट? 2x. नाउ 2x प्लस y प्लस 1 इसका फाइनल आंसर बनता है. तो अब देखोगे बेटा 2x प्लस y प्लस 1 विच वर्क्स आउट टू बी अपना ऑप्शन नंबर राइट. चलिए फिर हम आते हैं दोस्त एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे. हमें लिखा है इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज एक्चुअली 1:2 देन द वैल्यू ऑफ p इज. ओके, तो भाई हम एक काम करते हैं भाई, रेशियो क्या लिखा है? 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस p. अब रेशियो मतलब हो गया भाई कि अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं तो उनका रेशियो हो गया 1/2. अब इसको चेक करें भाई, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो भाई साहब रेशियो क्या हो गया? 1/2. अच्छा, नाउ व्हाट वी कैन अज्यूम इज कि अगर अल्फा बीटा 1/2 है तो भाई इसके अंदर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा. हम बेटा ये इक्वेशन बना सकते हैं. अब मेरे भाई इसके अंदर भाई साहब अल्फा प्लस बीटा लोगे तो वो आंसर आ जाएगा आपका -6/4. तो भाई जरा इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करोगे भाई तो इसके अंदर आप देखोगे 3/2 आ गया. राइट हो गया जी. नेक्स्ट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या आएगा भाई साहब आपके पास यहाँ पर p/4. चलो, अब मेरे भाई आप लोगों को एक बात पता है कि बीटा किसके इक्वल है? 2 अल्फा के इक्वल. ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3/2. ओके, एंड वी कैन से लाइक दिस कि यहां पर 3 अल्फा इज इक्वल टू 3/2, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/3. तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/2. सारे बच्चे चेक कर लो भाई, अल्फा की वैल्यू मेरे पास करा करा के कितनी आ रही? 1/2. अब अगर अल्फा 1/2 है तो बीटा भाई मेरे पास क्या है? बीटा अगर बच्चे चेक करेंगे तो वो 2 अल्फा के बराबर है. तो 2 इंटू 1/2 दिस वर्क्स आउट टू बी 2. ओके,
Now we say that alpha beta is actually p by 4. Okay, now we say beta alpha beta p by 4 है. भाई अगर अब यहाँ पे चेक करते हो ना तो हमारे पास एक छोटा सा फंडा यहाँ पर क्या बता रहा है कि अल्फा बच्चा मेरे पास आ गया 1/2, बीटा मेरे पास आ गया 2 इज इक्वल्स टू p by 4, राइट. अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से इसको चेक करोगे, बड़ी ही सिंपल सी बात आ गई कि भाई मेरे पास जो वैल्यूज सारी की सारी आ रही हैं, मेरे पास क्या आ गई है कि भाई अल्फा इज 1/2, बीटा इज एक्चुअली व्हाट मेरे पास 2. ओके, तो भाई अगर अल्फा मेरे पास 1/2 है, बीटा मेरे पास अल्टीमेटली आ गया 2, आई एम सॉरी बीटा इज 1 एक्चुअली, आई एम सो सॉरी गाइस, बीटा इज एक्चुअली 1, माफी चाहूंगा, बीटा आ गया बच्चा अपने पास 1. ओके, ये लीजिए भाई. तो भाई अपने पास क्या आ गया यहां पर अगर आप देखते हो तो दैट मीन्स p by 4 इज इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2. तो ये लो बच्चा, जब p की वैल्यू 2 आ रही है तो भाई आप एक काम करें, ऑप्शन बी को मार्क करते, राइट. ओके, तो भाई साहब ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 5. चलिए अब आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in a school is found to be 15:32. And how many boys and equal number of girls should be added to bring the ratio to 2/3? अब देखो जैसे ये मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए, ये PYP के क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखते हो तो उसने क्या लिखा गया भाई, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 15 और 32 लिखा हुआ है. ठीक है, अब अपने को यहाँ पर चेक क्या करना है भाई, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 15/32. अब बोलता है मैंने कुछ इक्वल क्वांटिटी, इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट्स से गर्ल्स आ गई बेटा जो मैंने ऐड करी वो x, लेट्स से बेटा जो मैंने इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स जो ऐड करी वो आगे सपोज कर लो x. ठीक है, वो जब ऐड कर लिया भाई तो बोलता है रेशियो जो आता है वो कितना आता है 2/3. अब आपको सिंपली यहाँ पर भाई x निकालना है, सॉल्व कर लो. तो बच्चों जब इसमें आप चेक करते हो तो दैट वर्क्स आउट टू बी 45 + 3x. ठीक है, तो भाई ये अपने पास आ गया 45 + 3x इज इक्वल्स टू 64 + 2x. लो भाई x जरा सॉल्व कर लो, 19 आ जाता है. तो उसने क्या बोला था बेटा, कितनी गर्ल्स अपने को ऐड करनी कि अपना आंसर जो है वो बराबर आ जाएगा. तो अब इसमें चेक कर लेंगे भाई, तो 64 45 अपने पास आंसर कितना आ जाता है 19. सारे बच्चे बड़ा आराम से चेक कर सकते, राइट. ओके भाई, अपना फेवरेट चैप्टर आ रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. बच्चे इसमें नोटिस करना, मैंने तुम लोगों को आज एक वन शॉट वीडियो भी भेजा है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, वो सारा का सारा वन शॉट है. उसमें आप चेक करना, एडिशनल क्वेश्चन बैंक इज सॉल्व्ड कंप्लीट, राइट. सो दैट इज अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ देम. जो बच्चे बेचारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक को लेकर थोड़ा परेशान होते हैं तो बड़ा उसमें EQ भी सारा सॉल्व किया हुआ है, चेक कर लेना. जैसे लिखा हुआ है सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई. अपने पास PRT ओवर 100 का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ है 1200. अब देखो प्रॉब्लम ये भैया, सिंपल इंटरेस्ट बोला मंथली, मंथली का मतलब हो गया प्रिंसिपल मुझे चाहिए, रेट मुझे पता है 18% और टाइम मुझे पता है बेटा 1/12 है. अब मुझे इसको सॉल्व करके P निकालना है. तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन 80,000. अब देखो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बीच में कराने पड़ेंगे और मैंने इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से मैंने बोला कि भाई आप एक काम करो, जो बच्चे को लगता है कि उसको ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो रिकॉर्डेड मोड पे क्लास ले लो, मैं रिकॉर्ड कर देता हूं आपके लिए. अगर मान लो आपको क्वेश्चन आते हैं तो भाई आप इसको स्किप कर सकते हो, राइट, वरना लाइव क्लास में बेचारे बच्चे को बैठना पड़ता है. ओके भाई, सचिन ने डिपॉजिट करा 1,00,000 रुपए अपने बैंक में 2 सालों के सिंपल इंटरेस्ट पे 6% के हिसाब से. कितना इंटरेस्ट वो अर्न करेगा और कितना फाइनल वैल्यू उसका डिपॉजिट का होगा. देखो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. 1,00,000 उसने डिपॉजिट करा, कहने का मतलब भाई साहब जब इसका सोल्यूशन आप चेक करोगे, उसने 1,00,000 रुपया डिपॉजिट करा, ठीक है, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है और टाइम दिया हुआ 2 ईयर्स का. तो भाई 6% और टाइम दिया 2 ईयर्स का. आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, आपके पास 12,000 आ जाएगा. अब आपको अमाउंट निकालना है क्योंकि इसने बोला लास्ट में पैसा कितना आएगा. तो लास्ट में पैसा क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट.
तो प्रिंसिपल कितना है भाई 1 लाख प्लस इंटरेस्ट कितना है 12,000 रुपया। तो टोटल मनी कितना हो गया भाई साहब 1,12,000 रुपये। तो आप देखते हो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर द 3 years इज एक्चुअली 216:127। हम एक काम करते हैं दोस्त, अपने पास क्या लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। हम पहले एक काम करते हैं भाई, अपना फॉर्मूला मेंशन करते हैं, ठीक है। तो अपने पास बोलता है भाई रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर द 3 years। अब आपके पास बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा P 1+i⁻n-1। अब इसका आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल के साथ रेशियो, तो प्रिंसिपल नीचे P आ गया। अब भाई ये जो रेशियो लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखते हो अपने पास रेशियो थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 127 है और दोस्त प्रिंसिपल है 216। 127 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 216 इज योर प्रिंसिपल। भाई तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, सिंपल सा फंडा है। और आप इसमें चेक कर लेंगे 127 divided by 216, this works out to be 0.5879। तो भाई ये आप देखोगे तो 0.5879 आ जाता है। अब यहां पर बेसिकली इक्वेशन क्या आ गई 1+i⁻n इज 3 बिकॉज आपको n3 दिया -1 इज इक्वल्स टू 0.5879। ओके, दिस पार्ट इज आप एक काम करें, एक ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करें इनमें से जिसको यहां फिल करके मेरा ये आंसर आता है। तो लेट्स से सपोज कर लो बेटा मैंने ऑप्शन 1 को आंसर ले लिया। अगर आप चेक करोगे बेटा ऑप्शन 1 लिया मतलब मैंने 1 प्लस सपोज कर लो 0.1777 टू दी पावर 3 डाला और -1 करा, क्या मेरा ये आंसर आता है? हम चेक करते हैं बेटा 1.1777 राइट इनटू इक्वल टू 2 बार, सारे बच्चे चेक कर लेना भैया, इनटू इक्वल टू 2 बार। तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर अल्टीमेटली 1.1777 इनटू इक्वल टू 2 बार 1 और 2, और जो आंसर आता है बेटा उससे -1 कराओ, ऑब्वियसली वो आंसर नहीं आता, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0.5879। हम एक काम करते हैं, लेट्स से सी ऑप्शन, अगर आप सी ऑप्शन लेते हो लेट्स से 0.1666, ये मेरे को सी ऑप्शन लिखा हुआ है। इसको हमने कर लिया भैया, जो पावर है वो क्यूब में और -1 आ गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो चेक कर लेते हैं भाई 1.1666 और इनटू हमने कर लिया भाई इक्वल टू 2 बार 1 2, और जो आंसर आता है बेटा उसको मैंने 1 से माइनस करा, ऑब्वियसली मेरा आंसर आता है 0.5876 समथिंग, तो वो बराबर आ जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, 0.587 समथिंग आ रहा है। तो भाई इससे मुझे पता लग गया कि मेरा सी ऑप्शन जो है वो आंसर। तो बेस्ट पार्ट क्या आता है बता, ऐसे क्वेश्चंस में ना वैल्यूज प्लेस करना इज द बेस्ट थिंग, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मेरे भाई फिर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹8,000। अच्छा बच्चे फिर वही प्रॉब्लम पूछ रहे हैं सर, आज एक बच्चा मेरे पास आया बोलता सर हमें क्वेश्चन में कैसे पता लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट है एनुअलिटी। भाई सब कुछ क्लियर होता है क्वेश्चन में, अगर तू ध्यान से देखेगा कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली क्लियरली गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है मेरे भाई, सब कुछ क्वेश्चन में प्रॉपर्ली गिवन होता है। तो भाई आपको लिखा है जैसे 8,000 फॉर 6 months 12% पेबल क्वार्टरली। ओके, अब मेरे पास यहां पर लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फॉर्मूला चेक करो भाई, क्या प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, मेरे पास प्रिंसिपल आ गया और मेरे पास आ गया 1+i, i इज एक्चुअली 0.12, बट होल्ड ऑन 12% ऐसे नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं इसका रीजन क्या है भाई। 12 तो लिखोगे बट वो पेबल क्वार्टरली है तो 12/400 लिखोगे, 400 लिखा, इसको करा स्क्वायर। क्यों स्क्वायर क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि 6 मंथ्स है ना बेटा, 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर होते हैं, याद रखना 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर, 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर। तो भाई ये मेरे पास आ गया -1, इसको मैंने सॉल्व करा, जब आप इसको सॉल्व करते हो ना भाई तो तुम्हारे पास आंसर आता है 487.20। तो बच्चा इससे मुझे पता लग गया कि मेरा ऑप्शन क्या आ गया, ए। माय ऑप्शन इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी ए। ओके, नेक्स्ट इज बहुत बार कराया हुआ अपना क्लास में क्वेश्चन है बेटा,
द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर 1000 फॉर 39.4 बेटा बर्थ रेट है और डेथ रेट इज 19.4. नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल. हम एक काम करते हैं दोस्त, हम ना यहाँ पर अपना एक बार कैलकुलेटर सर्च कर लेते हैं और मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर से करके दिखाऊंगा. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. जरा बच्चे एक बार साथ साथ ना बड़ा मेरे कैलकुलेशन में देखना कैलकुलेटर को भी. क्या लिखा गया है आपके पास, ये मालूम है कि बर्थ रेट 39.4 है, डेथ रेट बच्चा 19.4 है, तो मतलब 20/1000 का ग्रोथ रेट है. 20/1000. ओके, तो 20/1000 जब बच्चे करेंगे ना भाई, तो आप इसमें चेक कर लेना 20/1000 वर्क्स आउट टू बी 0.02. ठीक है, 0.02. अब मेरे को पंगा किया है भाई, बोलता है आपको कितने साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी. अच्छा, अब यहां पर बच्चे एक चीज से थोड़ा परेशान होते हैं, सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता लगा कि इस क्वेश्चन में अपने को ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है कि सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है. मेरे भाई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है. जब आपकी पॉपुलेशन ये सब डबल हो रही है, एनुअल बर्थ रेट डेथ रेट वाले क्वेश्चंस हैं, इन सब में बच्चा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगेगा. तो फॉर्मूला इज अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू द पावर n. आप बच्चे इसमें चेक कर सकते हैं, ये लो मेरे भाई पावर आ गई n. ओके, और अपने पास बच्चा ये फॉर्मूला चला गया. अब मेरे भाई अमाउंट बोलता है डबल है, तो सपोज कर लो प्रिंसिपल को 1 ले लिया, अमाउंट ले लिया, हमारे पास 2 हो गया. अब 1 प्लस आई मतलब अब तुमने आई क्या लेना है, 0.02 टू दी पावर n. अब यहां पर बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि 1.02 की पावर n जो है, मेरे को यहां पे चेक करना है कि कितनी वैल्यू मेरी 2 बनेगी. ठीक है, अब मेरे को n यहां पर वैल्यूज प्लेस कर सकता हूं, लेट्स से 35 आंसर. तो मेरे को क्या करना है भाई, कैलकुलेटर पे मेरे को 1 पॉइंट अपना 02 डालना है बच्चा. 1.02 डाला, इसको करना है मल्टीप्लाई. राइट, मल्टीप्लाई करके भाई साहब आपको इक्वल टू दबाना. अगर आप n 35 ले रहे हो 34 टाइम्स, तो एक, ठीक है, आपने क्या करना है भाई साहब, 2 3 4 अपने कैलकुलेटर बड़ा ऐसे करते रहिएगा. याद रखना ये थोड़ा सा बच्चा अपना जो कैलकुलेटर है ये साइंटिफिक फॉर्म में है, तो ये इसमें नहीं आ रहा. बट बच्चे क्या करेंगे भैया, जब अपने कैलकुलेटर को करेंगे तो कैलकुलेटर पे भाई अगर आप सपोज कर लो 34 टाइम्स जब आप इक्वल टू दबाते जाओगे, ठीक है, सो भाई इसमें चेक कर लेना 34 टाइम्स आपने इक्वल टू दबाना है. ऐसे करते करते तो भाई आप इसमें नोटिस करोगे तो हमारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा. तो n क्या लेना है, 35. जितनी बार आप इक्वल टू दबाते हो उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा. राइट, कुछ नहीं करना भाई, 1.02 मल्टीप्लाई और इक्वल टू बटन दबाते रहना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते बटा, जब वो 2 पे रुक जाएगा आंसर आएगा 1.9999 समथिंग. याद रखना, इट विल बी 1.9999, तो वो 2 ही होता है. ओके, तो n का आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, 35. ओके, नेक्स्ट हमारे पास भाई साहब अगला क्वेश्चन आ गया है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 6% पर annum फॉर 7 years is equal to twice of simple interest on another sum for 9 years at 5% per annum. The ratio will be. अब देखो यहाँ क्वेश्चन को समझना है. जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, थोड़ा सा इसको लिख के दिखाता हूं भाई. पहले क्या लिखा है आपके पास, लेट्स से प्रिंसिपल आ गया P1. P1 को हमने मल्टीप्लाई करा बटा 6/100 इंटू 7 के साथ. जो हमारा पहले वाला आता है, बोलते हैं उसका जो दूसरे वाला है ना भाई, वो उसके ट्वाइस है, ट्वाइस. और ट्वाइस है 9 years और 5% है, मतलब ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल. P2 ले लिया प्रिंसिपल को भाई, और आपको यहां पर रेट क्या लिखा है, 9 इंटू 5/100. राइट, अब आपको इसका रेशियो निकालना है. तो इट्स वेरी सिंपल, इसको जब आप सॉल्व करते हो भाई तो ये बन जाता है 0.42p, और इसको सॉल्व करते हो ना भाई तो ये आपके पास बन जाता है 0.45p. राइट, तो अब आपको रेशियो निकालना है P1/P2 का, तो वो आता है 0.42/0.45. तो 0.42/0.45, आई एम सॉरी 0.45 ऊपर रहेगा, तो सॉरी. तो भाई इसमें अगर आप चेक करोगे, माफी चाहूंगा भाई,
0.45 बाय 0.42, तो भाई साहब जो 0.45 है वो ऊपर रहेगा, 0.42 भाई साहब नीचे आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप इसमें जब इसको लिख करते हैं जैसे मर्जी कर लीजिए, लाइक आप इसको नीचे ले जाएं और इसको ऐसे कर लें, मतलब एज इट इज द वे यू वांट, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। बट इसमें एक बात दिमाग में रखना, यहाँ पर ट्वाइस था तो ये ट्वाइस आपके पास यहाँ डिपिक्ट होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये ट्वाइस जो है इसको नहीं भूल जाना हमने। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 0.90 ओवर 0.42, ठीक है। सो 0.90 ओवर 0.42 विल वर्क आउट टू बी 2.142, तो ये आता है 2.142। मुझे ऑप्शन चेक करनी है कि भाई कौन सी ऑप्शन में मेरे पास 2.142 आता है। देखो 15:7 की एक ऑप्शन लिखी हुई है, 15/7, इसको जब आप डिवाइड करते हो भाई कैलकुलेटर पे आप चेक कर लो तो वो 2.142 ही आता है, ठीक है। तो भाई इसमें अगर आप चेक करते हो तो 2.142 ही ऑप्शन आती है, तो दैट मींस 15:7 इज द आंसर। ओके, आई होप बेटा दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। आइए भाई एक और क्वेश्चन जो हमने क्लास में कई बार करा हुआ है, क्या लिखा है भाई, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स जितने में पॉपुलेशन बोला 40% इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर सपोज अमाउंट ले लो 140, प्रिंसिपल ले लो 100। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है कि भाई सर आपको कैसे पता लगा कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैंने बताया दोस्त, पॉपुलेशन वाले सारे क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में कर सकते हो। तो प्रिंसिपल भाई साहब मेरे पास कितना आ गया, 100, ठीक है। अब अल्टीमेटली भाई मैंने क्या करा है, इसका रेट लेना है मेरे को 2%, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अप विद दिस, 140 इज इक्वल्स टू 100, 1 प्लस 0.022% आ गया टू दी पावर n। अब मैंने फिर से भाई वो कैलकुलेटर वाला टेक्निक लगाना है, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1.40 इज 1.02 टू दी पावर n। अब मेरे को मल्टीप्लाई करते जाना है इक्वल टू दबाकर, दैट मीन्स अगेन द सेम फंडा। मैं आपको एक बार थोड़ा यहाँ बता देता हूँ बच्चा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दिस। तो भाई यहाँ पर अपने पास क्या, 1.02 दबाया, मल्टीप्लाई दबाया, और इक्वल टू बटन को भाई साहब आपने क्या करना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है। और इक्वल टू जब आप सपोज कर लो अप्रोक्सीमेटली भाई मान लीजिए आप दबा रहे हो 16 बार, जैसे अब इसमें चेक कर लीजिए 1.02 मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाते जाइए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब आप 16 बार दबाते हो तो 1.40 आता है, अपने कैलकुलेटर पे चेक करना। तो भाई साहब इसमें कहानी क्या है, 1.02 की पावर 17, क्योंकि जितना आपने इक्वल टू दबाया उसके अकॉर्डिंगली 17, ये आपके पास 1.40 आता। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई, 17। जितनी बार इक्वल टू दबाते हो भाई उससे एक ज्यादा, याद रखना, जितनी बार भी इक्वल टू दबाते हो उससे एक ज्यादा। ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस, ओके। अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, अगर आप नोटिस करोगे भाई, ये मैंने पिछले सालों की एमटीपीज अगर आपने देखी होगी जो मैंने आपको सेंड करी है, पिछले सालों की एमटीपीज में और अपनी क्लास में भी ये सेम क्वेश्चन होता है, अपनी बुक का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसमें डाला बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को आज भी प्रॉब्लम आती है। ये क्वेश्चन बोलता क्या है, कहता है यार स्टॉक ना 10 रुपए पे करेगा 6th ईयर ऑनवर्ड से, आपको बताना परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी अगर रेट ऑफ रिटर्न 20% है। मैं थोड़ा सा ना आपको इस क्वेश्चन को एक बार डिटेल में लिख के बताऊंगा, तो भाई समझिए वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। लेट्स से भाई जो स्टॉक है ना, अल्टीमेटली आप जरा इसको एक बार ध्यान से चेक करना, एनुअली पे करेगा भाई 10 रुपीज फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड्स, राइट। अब अगर सपोज कर लो लेट्स से स्टॉक है 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से बटा 8 9 10 ऐसे चलता जा रहा है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है भाई जो भी स्टॉक होगा ना वो आपको पेमेंट शुरू करेगा 6th ईयर ऑनवर्ड से, मतलब यहां से अगर आप नोटिस करते हो आपको 10 रुपीज आना शुरू हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई अपने को ना यहाँ इसके ऑनवर्ड से 10 रुपीज आएगा, पहले नहीं आएगा इसके, याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पर सपोज कर लो जब 10 रुपीज आएगा तो इसके पहले भी तो स्टॉक की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो आप सोचो परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता था भाई,
अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ परपेचुटी। अगर हम देखते हैं भाई तो परपेचुटी का फॉर्मूला होता था A/I, याद करिएगा। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे 10 आएगा तो 10 ओवर रेट परसेंटेज कितना है 20। तो भाई साहब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 50। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई 50। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू यहां पर आई है, इसकी यहां पर वैल्यू है 50, बट इसके पहले भी तो कोई वैल्यू होगी। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सपोज कर लो बेटा, आज 6th ईयर में वैल्यू 50 है। अंडरस्टैंड करो 6th ईयर में वैल्यू कितनी है 50, बट हमारी स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा भाई। तो स्टार्टिंग में दोस्त मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, अल्टीमेटली भाई यहां पर 50 आ गया, ये P आ गया 1 प्लस, अच्छा रेट परसेंटेज अपना सेम है 20/100। अब मुझे कितना साल पीछे जाना है, मुझे 5 साल और पीछे जाना है, तो ये 5 आ गया। तो भाई अब अपना P निकाल लें। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे P आता है 20.09 एग्जैक्ट। अगर आप कैलकुलेट करोगे बेटा आंसर आता है 20.09। याद रखना ये टेबल मत भूलना, उसने क्या बोला है मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। उसने बोला है भाई साहब कि ये जो वैल्यूज हैं ये 6th ईयर ऑनवर्ड से मिलनी है। तो जो पहले 6th ईयर ऑनवर्ड से जो आपको मिलना है वो 10 रुपीज मिलना है, तो वो आपके पास ए आ गया। उसका रेट क्या है भाई 10%, सॉरी 20%। तो अल्टीमेटली वो प्रेजेंट वाली जो आएगी वो आपकी 6th ईयर के पास आएगी। आपको पीछे 5 साल और जाना है ताकि आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो 20.09, हम अगर ऑप्शंस को चेक करते हैं बेटा 20.1 इज द नियरेस्ट ऑप्शन, हम उसको मार्क कर सकते। राइट गाइस, ग्रेट। आगे सुनिए, अल्टीमेटली एक और हमारा क्वेश्चन जो हमने क्लास में करा हुआ है, नॉमिनल ग्रोथ रेट इज 17%, इन्फ्लेशन का रेट बेटा 9% है। थोड़ा सा बच्चों को पहले एक फॉर्मूला याद कराता हूं, ये आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है भाई। रियल रेट क्या होता था, नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, दैट मीन्स 17% माइनस 9%, दैट वर्क्स आउट टू बी 8%। तो पहले तो बच्चों ये चेक कर लो कि अपना रियल रेट है क्या। अच्छा, अब उसने बोला है कि मान लो पी उसका जीडीपी है और प्रेजेंट ईयर पे उसका रियल जीडीपी आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा। देखो अब मेरे को यहाँ पर बोला है 6 ईयर्स के बाद की वैल्यू, तो मेरे पास पी 1 प्लस आई, आई कितना है मेरे भाई, आई लेना है 8%, याद रखेंगे सारे बच्चे, और 6 ईयर्स की वैल्यू। अब जब हम सॉल्व करते हैं भाई तो ये आ जाता है अमाउंट इज इक्वल्स टू 1.587 अप्रोक्सीमेट। तो मतलब ये आंसर क्या आ गया 1.587 पी। तो इसी के बेस पे भाई तुम इस आंसर को मार्क कर सकते, राइट। इफ यू चेक इट आउट दीज ऑल क्वेश्चंस वर डन इन द क्लास, हम ये सारे क्वेश्चंस बड़ा क्लास में कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ओके ओके गाइज, अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन बड़ा कमिंग अप। तो मैं बच्चों को रिकमेंड करूंगा भाई एक बार इस क्वेश्चन को ना अच्छे से समझ लेना। दिस क्वेश्चन वाज देयर इन जून 24 एग्जाम्स। ठीक है, तो ये जून 24 एग्जाम के अंदर ये सेम प्रॉब्लम आया था, वहीं से उठाया भाई, इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब क्या है बेटा, पहले आपको बताता हूँ। जून 24 में जब ये एग्जाम में आया था तो यहाँ छोटा सा एक मिसप्रिंट था जो बेचारे बच्चों को नहीं बताया गया, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर मार्क्स फॉर दैट। मिसप्रिंट ये था दोस्त कि ये जो 3 अपर केस लिखा है ना यहाँ पर, ये एक्चुअली 2 अपर केस। तो ये छोटा सा मिसप्रिंट था क्योंकि 3 अपर केस में कभी भी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करती है, याद रखना। तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट था, एंड मिसप्रिंट की आदत डाल लो मेरे भाई, क्योंकि मिसप्रिंट आपके पेपर में, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है भाई कि मेरी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रही, आई एम वेरी श्योर कि मुझे एक क्वेश्चन आता है, मैंने किया हुआ है, मेरी ऑप्शंस मैच नहीं कर रही, जो ऑप्शन सूटेबल लगती है उसको आप मार्क कर सकते हो, बिकॉज उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो यहां पर भाई क्वेश्चन क्या है कि यूजर एक पासवर्ड बनाना चाहता है 4 लोअर केस लेटर्स को लेकर, मतलब लोअर केस मतलब छोटे वाले अल्फाबेट्स, और 2 अपर केस लेटर्स को लेकर। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ऑब्वियसली ये वर्ड भी वहां गलत था, वर्ड था नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड इन एनी फॉर्म, इसको रिपीट नहीं करना। इन हाउ मेनी वेज कैन द पासवर्ड बी क्रिएटेड इफ द पासवर्ड मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। अब कितने वर्ड्स में हम लोग पासवर्ड को क्रिएट करेंगे अगर पासवर्ड हमने स्टार्ट अपर केस से करना है, याद रखना अपर केस से स्टार्ट करना है। अब भाई ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरा आप पेज पर आ जाइए मेरे साथ।
भाई इसमें कहानी क्या है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए। देखिए, आपको पता है मेरे पास दो तरह के लेटर्स हैं। चार मुझे चाहिए लोअर केस, गौर कीजिएगा, चार मुझे चाहिए लोअर केस और दो मुझे चाहिए अपर केस, राइट। अब चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, बड़ा लेटर्स तो 26 ही होते हैं ना भाई। अपने पास जो लेटर्स हैं वो तो 26 ही हो गए, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। ओके भाई, जो मर्जी कर लो, लेटर्स तो तुम्हारे पास 26 ही होंगे, जैसे मर्जी आप देख लीजिए। अच्छा, अब मेरे भाई छोटा सा पॉइंट क्या है कि सपोज कर लो मेरे को यहाँ पर जो लेटर्स बनाने हैं, अकल लगाओ। सपोज कर लो भाई, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा है मेरे को एक पासवर्ड बनाना है, 4 और 2 मतलब 6 लेटर्स का पासवर्ड होगा। फोकस करना भाई, 4 और 2, 6 लेटर्स का पासवर्ड, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 लेटर्स का पासवर्ड होगा, ठीक है। स्टार्ट मुझे अपर केस से करना है। चलिए, तो मैं 26 वेज में कोई भी अपर केस का लेटर डाल सकता हूं। आई थिंक एवरी वन कैन मेक इट आउट। 26 वेज है भाई, मैं अपर केस में 26 वेज का कोई भी एक लेटर डाल सकता हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि स्टार्ट मुझे अपर केस से करना है, अपर केस का एक और यूज करना है, तो मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, राइट। अपर केस का लेटर भाई मैं इधर भी डाल सकता हूँ, अपर केस में इधर भी डाल सकता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब मुझे बताइए मेरे पास बाकी लेटर्स कितने बचे। मेरे पास बचे बेटा लेटर्स, देखो 26 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बचे कितने लेटर्स, मेरे पास 25 लेटर्स बचे हैं अपर केस। 25 लेटर्स बचे हैं, बट उनको प्लेस करने की 5 ऑप्शंस हैं। आई कैन प्लेस एनीवेयर। उनको प्लेस करने के बेटा 5 वेज हो गए, अंडरस्टैंड करो। 26 तो थे, जो मेरा फर्स्ट लेटर अपर केस में आ गया वो फिक्स्ड हो गया। 26 वेज में कोई भी मैं फर्स्ट लेटर फिक्स कर सकता हूं। अब मैं 25, मेरे पास जो बाकी अपर केस लेटर के वेज हैं, मैं उनको कहीं भी प्लेस कर सकता हूं इन एनी ऑफ द 5 वेज। ओके, नाउ अंडरस्टैंड करें। सपोज कर लो, लेट्स से मैंने एक अपर केस का लेटर यहां प्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक अपर केस का लेटर सपोज कर लो मेरे भाई मैंने यहां प्लेस कर दिया, ठीक है। चलिए, अब अगर सपोज कर लो मेरे भाई मैंने अपर केस यहां प्लेस कर दिया, बाकी के लिए बच्चा मेरे पास कितने लेटर्स बच गए, आप चेक कर लो। तो भाई मेरे पास जो बाकी के लिए लेटर्स बच गए ना, तो लेट्स से बेटा 4 लेटर की जगह बच गई, ठीक है। मेरे पास 4 लेटर की जगह बच गई, फोकस करते जाना। अब मेरे पास भाई 4 लेटर की जगह बच गई है, ऑब्वियसली मुझे 4 लोअर केस लेटर चाहिए, है ना। अब मेरे पास यहाँ पर 4 में से बेटा 2 जगह तो खत्म है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पर अल्टीमेटली 24। 24 क्यों, बिकॉज 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। 2 खत्म हो गए, 2 मैं यूज नहीं कर सकता, तो मैं लोअर केस में से कोई 24 निकाल सकता हूं। अब वो 24 जो है बेटा, मैं 24P4 बोलूंगा। 24P4 इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं वो 24P4 जो है ना भाई, उसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। आई कैन यूज दीज लेटर्स इन एनी ऑफ द 4 प्लेसेस। अब अगर आप 24P4 जब आप कैलकुलेट करते हो, दैट इज 25 फैक्टोरियल ओवर 25 माइनस 4 इज, सॉरी 24 माइनस 4 इज 20 फैक्टोरियल। I'm so sorry guys, so sorry, very sorry. Okay, that is 24 फैक्टोरियल ओवर 20 फैक्टोरियल। तो भाई जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो थोड़ा ये देखना जरा क्या बनता है। 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 20 फैक्टोरियल ओवर 20 फैक्टोरियल। तो भाई ये कैंसिल कर दिया, तो मतलब अब ये मेरे पास केस आ गया कि भाई साहब लोअर केस का। तो लोअर केस को इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21। मतलब मेरे पास टोटल सिचुएशन क्या बन गई है, 26 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21। एक बार दोबारा बता रहा हूं, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन 26 बेस अपर केस, नेक्स्ट अपर केस का अगला लेटर 25 होते हैं। 25 में से मैं उसको 5 जगह में कहीं भी प्लेस कर सकता हूं। आई कैन ओके, तो दैट्स 25 इंटू 5। अब बाकी जो मेरे पास बचे 4 जगह, 4 जगह में मैं कोई भी 2 लेटर निकाल दो। 26 में से लोअर केस के मेरे पास रह गए हैं बेटा 24 लेटर। 24 लेटर में से मैं उसको 4 जगह पे अरेंज कर सकता हूँ, दैट वर्क्स आउट टू बी 24P4। तो मेरे पास रह गया 24P4 को जब सॉल्व करते हैं 24 23 22 इंटू 21। अब हम एक काम करते हैं, एक बार ऑप्शंस चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। ये देखिए 26 25 इंटू 5 24 23 22 एंड 21। उसने जानबूझ के ऑप्शंस को थोड़ा सा आगे पीछे घुमाया है ताकि बच्चे परेशान हो। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं।
राइट गाइस, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई थी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, अगली कहानी सुनिए भाई। ये तो बड़ा अपना फॉर्मूला है। 17th क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टेडियम बी अरेंज्ड इन सच अ वे सो दैट द वॉवल्स ऑल अकर टुगेदर। ओके दोस्त, वर्ड क्या है? स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम। ओके, इसमें वॉवल्स चाहिए बेटा। वॉवल्स कौन कौन से? ए, आई और यू, और बाकी दूसरे कौन से बेटा? एस, टी, डी, एम, 4 लेटर। ठीक है, अपना फॉर्मूला याद करें। अकर टुगेदर फॉर्मूला क्या था? फैक्टोरियल n माइनस पी प्लस 1 इंटू पी फैक्टोरियल। भाई साहब ये शॉर्टकट सिखाया हुआ क्लास में, चेक करेंगे। तो n कितना है भाई साहब? अब यहाँ पर जब n लोगे तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कितने इकट्ठे रखने हैं? 3 प्लस 1, p हो गया 3, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। भाई जरा करना, 7 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 5, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऑप्शन सी इज द आंसर, राइट। इस तरीका दोस्त अपने मेथड से करोगे तो सुखी रहोगे। ओके, नेक्स्ट 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 मेरे भाई, हम लोग आ गए बेटा 18th क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डिफरेंट ट्रॉफीज कैन बी अरेंज ऑन शेल्फ? सपोज कर लो बेटा 5 ट्रॉफीज हैं, 1 2 3 4 5। उसने क्या बोला है? इस तरह से अरेंज करनी है कि एक ट्रॉफी मिडल में आनी। भैया इसका तो 1 वे हो गया पक्का। ठीक है, अब मुझे बताओ बाकी ट्रॉफीज को मैं कोई भी फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज कर सकता हूं, क्योंकि बाकी बेटा 1 2 3 4 जगह बची है। तो फैक्टोरियल 4 इंटू 1 दैट इज 24 वेज, 24 वेज। ए ऑप्शन आंसर, खत्म गेम। इजी बीजी, एकदम एकदम आसान क्वेश्चन बेटा, राइट। ओके, नेक्स्ट। सॉरी दिस क्वेश्चन इज आई थिंक रिपीटेड, कोई बात नहीं, टाइपिस्ट को माफ कर दीजिएगा। 20th क्वेश्चन, हाँ जी, ये लीजिए भाई। ये आ गया अपना फेवरेट एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है, इन अ सर्वे ऑफ 300 कंपनीज द नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन आर गिवन एज फॉलोज। भाई इसमें ना अपने को क्या करना है, लिखा है भाई ये फॉर्मूला सारा का सारा दिया हुआ है। आपको बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग नन ऑफ द मीडिया। भाई एक काम करते हैं ना, हम पहले एक बार अपना वो फॉर्मूला सा लगाते हैं। वो फॉर्मूला क्या था जरा याद करते हैं, क्या था? एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ठीक है, माइनस अगर आप इसको चेक करते हैं भाई साहब, इसमें कहानी क्या थी? माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा बड़ा टोटल तो निकालो जो यूनियन है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को चेक करोगे ना दोस्त, तो सपोज कर लो ये ए आ गया 200, ये 100 और 40, 200 100 और 40, 200, ये आ गया भाई साहब 100 और ये आ गया 40। अब यहां पर अगर आप देखते हो भाई, ये आ गया इंटरसेक्शन 50 20 और 25, ये आ गया 50 20 और 25, प्लस यहां पे देखो बेटा आपके पास तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? 5। भाई तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? 5। तो पहले दोस्त अपने को ये यूनियन निकालना है। ये यूनियन निकालोगे ना भाई तो यहां पर आंसर आ जाएगा 250। और उसने बोला मुझे चाहिए जो कोई यूज नहीं करता। अब एक काम करो बेटा, टोटल बंदे कितने हैं? 300, 300 में जो सारे यूज करते हैं वो 250, तो 50 कौन से हैं भाई जो कोई यूज नहीं करता? तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 50 कंपनीज जो इसमें से कोई भी यूज नहीं करता। दैट मीन्स कोई भी इन लोग मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं भाई, इनका काम मीडिया के फंडे के साथ नहीं चलता है। ओके दोस्तों, 21st आपको याद होगा बेटा एफ ओ जी जी ओ एफ वाला क्वेश्चन है अपना। अब यहाँ लिखा है जी ओ एफ, दैट मीन्स जी इन द फंक्शन ऑफ एक्स। एफ के अंदर आ गया, कहने का मतलब भाई साहब 7x के बदले अपने को x प्लस 2 प्लेस करना है। तो भाई 7 की पावर x इंटू 7 की पावर स्क्वायर हो गया। एंड मेरे दोस्त ये हो गया 49
इंटू 7 की पावर x, इसको चेक कर लो। एंड आई एम सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन में मिसप्रिंट करा हुआ है बटा 49, ठीक है, इंटू 7 की पावर x, ये हमारी ऑप्शन, राइट। सो सी ऑप्शन वर्क्स आउट टू बी द आंसर। तो वैल्यू प्लेस करनी भाई, और कुछ भी नहीं था उसके अंदर। अब जैसे ये वाला इक्वेशन देखिए, अगेन अ गुड क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलस का एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, अगेन जून 24 का पेपर, जैसा कि बच्चे जानते हैं बहुत इंटरेस्टिंग था, बड़ा अच्छा पेपर था। तो भाई सब, इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू पॉइंट 1 and 2। ओके, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं, एक लॉन्ग कट लंबा वाला, और एक होता है जादू वाला तरीका करेंगे भैया। उसका स्लोप हमें लिखा हुआ है। अब मैं तुम्हें बता चुका हूं, स्लोप किसी भी इक्वेशन का निकालना होना, तुम लोग कैसे निकालते हैं। देखो भाई, हम किसी भी इक्वेशन का अगर जब भी स्लोप निकालते हैं, हमारे पास बेस्ट तरीका क्या होता है, dy बाई dx। अपने पास स्लोप आ रहा है dy बाई dx, ये अपने पास स्लोप लिखा हुआ है, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन उसका। ओके, अब उसने क्या लिखा है भाई, आपको लिखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, दैट मींस x इज 1, ठीक है, एंड y इज 2। ग्रेट, हम एक काम करते हैं, लेट्स टेक फर्स्ट ऑप्शन एज एन आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये रही, यहां पर x1 और y2 पुट करते हैं। y2 पुट करा बच्चा, मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, और ये आ गया बच्चा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 9। भाई जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो भाई इसको देखोगे 4 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ रहा है दोस्त, यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अल्टीमेटली भाई 3 इंटू 1 का स्क्वायर, कहने का मतलब भाई साहब अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, अब ध्यान से चेक करना भाई, अल्टीमेटली क्या आ गया, 3 माइनस 8 प्लस 9। तो 3 माइनस 8 इज 5, और प्लस 9 यहाँ पर आप इसमें नोटिस करेंगे बच्चा, तो अपने पास यहाँ पर 4, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो मतलब अपने को ये कंफर्म हो गया कि x1 और y2 को डाल के ये दोनों टर्म इक्वल आती, ये पता लग रहा है कि भैया ये आंसर है। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका ये बनता है कि हम इसको एक चीज से और चेक कर सकते हैं कि अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन है 2y इज इक्वल टू, देखो एक तो ये तरीका ना कि आपने x और 1 और y को 2 पुट करके देख लिया, जहां पर दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब वो पक्का आंसर है। अब मैं कंफर्म करूंगा कि इसका स्लोप यही आता है, ठीक है। तो 2y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। आई एम कंफर्मिंग कि बेटा ये पक्का आंसर है। ये देखो कैसे, अब भैया ये 8x है, ठीक है। अब अगर बच्चे इसको चेक करेंगे ना भाई, तो इसमें कहानी क्या है, चेक करें। इसमें कहानी क्या है भाई, अपने को लिखा हुआ है 2y, ठीक है। अगर सपोज कर लो मैं इसका डिफरेंशिएशन लूं, तो dy बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 6x माइनस 8। अब दोस्त एक काम करते हैं, जरा इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 dy बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करो भाई, तो क्या dy बाई डी एक्स मेरा 3x माइनस 4 के इक्वल आ रहा है, कंफर्म बेटा यही आंसर, 101% भाई साहब यही ऑप्शन आंसर, राइट। इट इज एब्सोल्युटली कंफर्म कि बेटा यही ऑप्शन आंसर है, ए वाली। ओके भाई, अब अगला देख लें क्वेश्चन। अगेन आपके पास क्या है, अगेन जून 24 का क्वेश्चन बेटा। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x, ओके, x स्क्वायर माइनस x at the point where the line is y equals to 2 cuts the curve in the first quadrant। अब बेटा ये क्वाड्रेंट सपोज आपको पता होगा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब जितने बच्चों को सपोज कर लो क्वाड्रेंट का फंडा नहीं पता भाई, थोड़ा सा एक बार बच्चों को बता देते हैं थोड़ा डिटेल में भाई कि क्वाड्रेंट का क्या सीन है। भैया ये क्वाड्रेंट होता है, इसमें ये x एक्सिस होती है, ये x माइनस होता है, ये y प्लस होता है, और यहाँ पर y माइनस होता है, ठीक है। तो अब इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें ना भाई साहब, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, इसके अंदर अगर आप दिमाग लगाओगे तो अपने पास फंडा क्या है कि भाई यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, बोथ एक्स एंड वाई। यहाँ पर भाई साहब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है बेटा, यहाँ पर इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चला जाता है। इसमें बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप नोटिस करते हो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट का डेफिनेशन क्लियर होता है।
तो भाई y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और आपको लिखा है y2 है। ओके रिलैक्स, y2 है। मेरे को जरा इसका डिफरेंशिएशन जब देखना है बेटा, y2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। हम एक काम करते हैं दोस्त की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को -2 करा इज इक्वल टू 0 कर लिया। पहले एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करके ना अपने पास वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। पहले इसकी देखिए बेटा एक्स की वैल्यू क्या आती है। देखिए एक्स को जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2x प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाए बेटा x -2 और x प्लस 1 इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि x -2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। ओके वेरी गुड। बेटा x की वैल्यू 2 आ गई। हम लोगों को बेटा उसने बोला इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे x पॉजिटिव चाहिए। याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे x पॉजिटिव चाहिए और मुझे y भी पॉजिटिव चाहिए। ओके x पॉजिटिव वाला लूंगा। फिलहाल मैं इसको छोड़ दूंगा, आई विल इग्नोर इट। इसको छोड़ देंगे, राइट इग्नोर, बिकॉज वो दोनों x जैसे लगते हैं। ये लीजिए भाई, आई इग्नोर इट और मैं x के ले लूंगा भाई 2। ओके दोस्तों, अब मेरे पास जो y है अगर तुम देखोगे तो वो वैसे भी 2 लिखा हुआ है, वो वैसे भी 2 लिखा हुआ है। तो अपने को लिखा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट वेयर लाइन y इज 2। अब आपको x निकालना है। ठीक है, अगर तुम इसको चेक करना चाहते हो ना भैया कि y2 आता है, दैट मीन्स अगर आप इसका डिफरेंशिएशन भी जस्ट चेक के लिए, वैसे मुझे पता लग गया कि मेरा x का आंसर 2 है और मुझे पता लग गया बेटा मेरा ऑप्शन ए आंसर है, दैट इज करेक्ट। बट फिर भी चेक करने के लिए सपोज कर लो बेटा मैं इसको करता हूँ dy बाई डी एक्स इज 2x माइनस 1। ओके तो लेट्स पुट अप, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 2 इंटू 2 माइनस 1, राइट। अब उसने क्या पूछा है, स्लोप, राइट। उसने क्या पूछा है, स्लोप। एक मिनट, उसने x की वैल्यू नहीं मांगी, उसने स्लोप पूछा है। तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे यहां पर आंसर लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि इसने बोला स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो भाई ये अल्टीमेटली फिर मेरे को आंसर क्या डालना पड़ेगा, 3। अगर तो उसने x की वैल्यू पूछी होती तो भैया आंसर क्या था, 2। बट उसने पूछा है स्लोप, तो स्लोप में भाई मुझे वहां पर डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकालकर फिर मैं इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा x की, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है इन सब बातों को लेकर, दिमाग में रखिएगा। y2 है मतलब y पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव वाला लूंगा, x में नेगेटिव वाला इग्नोर कर दूंगा बिकॉज मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, y मेरा पॉजिटिव है, x मेरा पॉजिटिव है, डन, ये प्रूव हो गया। अब उसने x की वैल्यू नहीं पूछी, उसने क्या पूछा, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हो गया भाई कि मुझे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा और जो यहाँ वैल्यू आएगी उसके अंदर मेरे भाई मेरे को x की वैल्यू। I hope this question is clear to everyone guys because this question is very good question. Okay. अच्छा अब ये देखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n n p is। देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, अपने को n p q चाहिए होता है, ठीक है, और वो अपना चाहिए होता है बेटा अंडर रूट में, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आता है बेटा अपने पास अंडर रूट में। और आपको याद रखना है वेरिएंस होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का n p q, स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाएगा। तो n p q, ओके। तो उस q को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो q को चेंज कर लो, q को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी अंडर रूट। तो देखो बच्चा सीधा सीधा डी ऑप्शन अपने पास आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो गाइस वी हैव अ डी ऑप्शन एज माय आंसर, राइट। ओके नेक्स्ट 25। भाई थोड़े से अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस की शुरुआत ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो दैट वर्क्स आउट टू बी 51, 52, 60, 87, 151। अब ऐसे क्वेश्चंस में पता है क्या करते हैं, बेस्ट पार्ट इज इनके ना गैप चेक करो, इनके गैप्स को चेक करो भाई। ये गैप क्या क्या लिखा हुआ है, 492। इनका गैप चेक करो 1, इनका गैप चेक करना मेरे भाई, ये दे दिया 8। इनका गैप चेक करो, अगर आप देखते हो भाई तो ये आ गया 27। इनका गैप चेक करो, राइट, ये आ जाएगा आप आई थिंक 151, 87 का गैप आ जाता है 64। भाई जरा ध्यान से देखना, ये 1 क्यूब, ये 2 क्यूब और ये 3 क्यूब और ये 4 क्यूब नहीं बन रहा। तो ऑब्वियस है नेक्स्ट आपके पास क्या आना चाहिए, 5 क्यूब। इसमें 5 क्यूब मुझे और प्लस करना है, 5 क्यूब को और प्लस करना है। 5 क्यूब होता है 125,
तो कहने का मतलब भैया 151 में 125 और प्लस करा, तो 151 में 125 और प्लस करा, आंसर आता है 276। पक्की बात है ये जो मिसिंग नंबर है वो 276। ओके गाइस, आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। देखिए भाई, ये सिंपल है, अपनी क्लास का क्वेश्चन है। एक वर्ड आया बेटा टीचर, ठीक है। टीचर को हमने कैसे लिखा हुआ है, BGCEJGT, ओके। अब यहाँ पे चेक करो, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ये हर एक में ना 2 प्लस किया हुआ है, चेक करो हर एक में 2 प्लस, चेक करते जाओ। अब अपने को बोला है चिल्ड्रन कैसे लिखेंगे, लो भैया चिल्ड्रन लिखना है, हर एक में 2 2 प्लस किया हुआ है दोस्त। अगर आप ध्यान से देखते हो भाई तो अपने पास सी के साथ 2 प्लस करा तो ई आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, एन के साथ करा तो पी आ गया, इसके साथ कर लिया ई के साथ तो जी आ गया। अगर तुम इतना देखते हो तो तुम्हें इतने से ऑप्शन पता लग जाती है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग विद ई एंडिंग विद जीपी, स्टार्टिंग विद ई एंडिंग विद जीपी सिर्फ एक ऑप्शन है, आगे नहीं भी चलोगे तब भी चल जाएगा, चेक कर लो। तुम्हें इतना भी पता लग जाएगा भैया कि तुम्हारे को ये पता लग गया, तुम्हारी ऑप्शन ये आ जाती, तुम इतने से भी काम कर सकते। स्टार्टिंग विद ई एंडिंग विद जीपी, 2 2 प्लस करते जाना बेटा, 2 2 का गैप है वहां पर, राइट। चलिए दोस्त, फिर हम बात करते हैं, इन अ सर्टेन कोड इनएक्टिव इज रिटन एज वाइट आसानी। मतलब ये क्या हो गया भाई साहब, इनएक्टिव को अगर हम ध्यान से देखें तो उसने ई को अपनी जगह पे रहने दिया और बाकी ये इनएक्टिव देखो ध्यान से उल्टा लिखा हुआ है, चेक करो ध्यान से देखो तो उसने क्या लिखा है बेटा, इनएक्टिव। ये देखो उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया भाई साहब कि कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड आ गया, आर को अपनी जगह पे रहने दो और कंप्यूटर उल्टा लिखो, COMPUTE। तो भाई ई से स्टार्ट होते हुए हमारे पास वर्ड ही एक है, चेक कर लो, ठीक है, ग्रेट। चलिए दोस्त, फिर आते हैं आप लोगों का फेवरेट टॉपिक दोस्त, यहां पर आ गया हमारे पास कि गोपाल ने स्टार्ट करा अपने घर से और गोपाल चला भैया वेस्ट की तरफ। चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा डायग्राम को बना लेते हैं कि गोपाल चला बेटा वेस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 meters, he turned towards right and walked 20 meters. He then turned left and moving a distance of 10 meters, turned to his left again and walked 40 meters. He now turned to left and walked 5 meters. Finally, he turned to his left. In which direction walking now? तो दोस्तों ये क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा भैया लिख के करना पड़ेगा, एक बार जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में है क्या। चलिए एक एक करके, गोपाल भैया स्टार्ट करता है, अपना घर उसका है वेस्ट में, सपोज कर लीजिए भाई अपनी डायरेक्शंस बना ली, क्या आ गया, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। मान लो बेटा गोपाल का घर अपना कहीं पे वेस्ट में है, ठीक है। तो भाई गोपाल जी जो हैं उनका घर है भाई अपने पास वेस्ट में, और वेस्ट की तरफ चला अपने घर से, ओके वेस्ट की तरफ चला, मतलब सपोज कर लो भाई अगर हम गोपाल जी का घर ले लेते हैं, लेट्स से बेटा जो हमारे ऑनरेबल गोपाल जी हैं वो कहीं इस तरफ हैं और वो अपने घर से वेस्ट की तरफ चल पड़े। चलिए ठीक है, आगे लिखा है आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 30 meters ई टर्न टुवर्ड्स राइट, ओके जी। सपोज कर लो भाई साहब वो 30 meters चला, यहाँ पहुंचा, बंदा इस तरफ है तो राइट ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा भैया, राइट ऑब्वियस है कि ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर कहानी क्या है मेरे भाई कि उसने बोला उसके बाद ही टर्न टुवर्ड्स राइट और उसके बाद दोबारा से, याद रखना, एंड वॉक 20 meters। तो मतलब अपने पास 20 meters का डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया यहाँ पर। चलिए क्या भाई, 20 meters का डिस्टेंस भाई साहब ने ट्रैवल कर लिया। ही देन टर्न लेफ्ट एंड मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 meters ही टर्न टू हिज लेफ्ट, ओके। तो लेफ्ट चल के भैया 10 meters चला। तो यहां से दोस्त अगर आप इसको चेक करते हो ना
बंदा अगर लेफ्ट जा रहा तो ऑब्वियसली यहाँ तक जाएगा, 10 मीटर्स चला, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद फिर वो क्या बोलता है, वो बोलता है भाई उसके बाद ना दोबारा से लेफ्ट हुआ, 40 मीटर्स चल पड़ा। ओके भाई, जब बंदा यहाँ पर है ना, अब यहाँ से बंदा लेफ्ट आ रहा है, तो आप समझ जाइए भाई कि जब बंदा इस तरफ है तो लेफ्ट आएगा भाई, तो लेफ्ट उसका नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अगेन मैं अगर बात कर रहा हूं कि भाई बंदा जो लेफ्ट है, सपोज कर लो वो नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे, और सपोज कर लो दोस्त वो गया वापस 40 मीटर्स के। तो चलिए ठीक है भाई, आगे ही नाउ टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर्स। ओके, फिर से देखिए भाई, यहाँ पर है बंदा, अब बंदा भाई यहाँ पर है, अब ऑब्वियसली रिवर्स साइड पर है तो लेफ्ट हो गया उसका यहाँ पर, और यहाँ से वो 5 मीटर की तरफ चल पड़ा। फिर उसने लास्ट में लिखा है फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ पर लास्ट में भाई वो वापस गया है लेफ्ट की तरफ, मतलब यहाँ से लेफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब उसने बोला वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली इज वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। उसका फेस किस तरफ है, उसका फेस भाई नॉर्थ की तरफ है। भाई इसमें से फिर जो ऑप्शन आती है हमारे पास क्या बन जाती है, ए। आई होप द डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन। उसका फेस किस तरफ चला गया भाई, उसका फेस चला गया है नॉर्थ की तरफ। ओके, नेक्स्ट नमिता वॉक्ड। हम एक काम करते हैं भाई, स्क्रीन को थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं, और इसके साथ साथ जरा आपको मैं डायग्राम बताने की कोशिश करता हूँ। वहाँ लिखा क्या है भाई, नमिता वॉक्ड अराउंड 40 मीटर्स। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल अलॉन्ग विद द डायग्राम। भैया नमिता जो है, लेट्स से हम लोग फिर से भाई अपना एक वो डायग्राम सा बना लेते हैं, और नमिता जो है भाई वो 40 मीटर्स जो है चली टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा एक चीज़ और है, ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से मिसप्रिंट्स होते हैं, तो इससे घबराइएगा नहीं। यहाँ पर क्या आप देखो, लैंग्वेज अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, नमिता वॉक्स 40 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, फिर लिखा नमिता वॉक्स 14 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। अब ये दो बार नमिता तो नहीं चलेगी ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो लाइन है ना भाई, ये मिसप्रिंट है, ये लाइन थी नहीं एक्चुअली। एंड आई एम सॉरी टू से दिस क्वेश्चन अपेयर्ड इन एमटीपी, और इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था। कोई बात नहीं भाई, आहिस्से की तरफ से मैं माफी मांगी, टेंशन मत लो। भाई साहब नमिता चली 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, हम एक काम करते हैं, तो भाई यहाँ पर नमिता को खड़ा कर लेते हैं, और नमिता 14 मीटर जो है वेस्ट की तरफ चल, ये हमारा वेस्ट आ गया भाई। तो 14 मीटर भाई नमिता यहाँ पर चल पड़ी। ओके, देन टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 14 मीटर्स। अब यहाँ पर देखिए बेटा, नमिता दोबारा से राइट की तरफ चली और 14 मीटर्स अपना चली। ओके गाइज, यहाँ पर रुकते हैं और नमिता का राइट ढूंढते हैं। ऑब्वियसली नमिता का राइट बेटा यहाँ पर चला गया, राइट इस तरफ, और 14 मीटर्स फिर से चली। एंड उसके बाद लिखा है टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर्स। तो भाई नमिता यहाँ से भैया लेफ्ट हो गई, लेफ्ट मतलब यहाँ पर 10 मीटर्स फिर से चल पड़ी है। और उसके बाद अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट शी वॉक्स 14 मीटर। सपोज यहाँ पर है बंदा, बेटा लेफ्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो बेटा दोबारा से 14 मीटर्स यहाँ पर चल पड़ी है, 14 मीटर्स यहाँ भी आ गया है। चेक कर लीजिएगा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर स्टार्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंट पोजीशन। क्वेश्चन क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे चेक करें उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें ना, तो यहाँ पर देखो 14 मीटर तो वो चल चुकी है। अगर आप ध्यान से मार्किंग करोगे तो 14 मीटर भाई साहब वो चल चुकी है। 10 मीटर यहाँ पर आ गया, तो 10 + 14, कहने का मतलब भाई साहब उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बनता है, 24। भाई ये 24 ही हमारा आंसर बन। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आ जाइए भाई, 30th। देखिए, आदित्य के घर का दरवाजा ईस्ट की तरफ फेस करता है, और यहां पर अगर हम बात करें भाई कि आदित्य के घर का दरवाजा ईस्ट की तरफ फेस करता है, तो ऑब्वियस है, जब अगर सपोज मैं आदित्य का घर बना रहा हूं, तो अगर उसका मान लीजिए दरवाजा सपोज कर लो ईस्ट की तरफ है यहाँ पर, और ये हमारा वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, और उसने लिखा क्या है, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस वॉक स्ट्रेट 50 मीटर्स। 1 मिनट, ये उसका घर का बैक साइड हो गया, सपोज कर लीजिए।
और अपने घर के बैक साइड से भाई साहब अगर सपोज कर लो सीधा सीधा चले 50 मीटर्स यहाँ पर 50 मीटर्स चले, और उसके बाद बोलता है एंड देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर्स अगेन। भाई सपोज कर लो ये 50 मीटर्स यहाँ चलने के बाद सपोज कर लो वो राइट चला गया ऊपर ऊपर गया तो भैया 50 मीटर फिर से चला। फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर्स, मतलब यहाँ पर बेटा इसके बाद से लेफ्ट मतलब यहाँ पर, और वो 25 मीटर चला। आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट सपोज उसका यहाँ था, यहाँ से यहाँ जाओगे भाई साहब आदित्य जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ओ ये सब भी मिसप्रिंट था। इसमें से बेटा दोनों ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट आ गई थी, एक ऑप्शन को नॉर्थ वेस्ट कर लीजिएगा, राइट। अब देखिए भाई मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए हैं अपने टाइपिस्ट को, उसने एज इट इज ऑप्शंस के साथ टाइप करें, ये टाइपिस्ट की मिसप्रिंट नहीं है, ये एमटीपीज या आरटीपीज के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये मिसप्रिंट। ओके सो गाइस घबराइएगा नहीं, चिंता मत करिएगा, ये सारे मिसप्रिंट्स मैं साथ साथ ठीक करा रहा हूँ, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। ओके चलिए हम एक काम करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। माया स्टार्ट करती है अपने पॉइंट टी से। अब देखो माया अगर स्टार्ट कर रही है पॉइंट टी से, तो पहली बात इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, आपको ना क्लेरिफिकेशन नहीं है कि पॉइंट टी है कहां पर, ठीक है। इट इज नॉट क्लेरिफाइड कि पॉइंट टी कहां पर है। अब ऑब्वियसली वॉक स्ट्रेट टू द पॉइंट यू विच इज 4 फीट अवे, दैट इज फाइन, बट द पॉइंट टी इज नॉट क्लेरिफाइड। तो पहले दोस्त अपने को यहाँ पर क्या एक assumption लेना पड़ेगा कि चलो एक काम करते हैं, लेट्स से भाई जो माया का पॉइंट टी है ना, मान लो मैं मान लेता हूं कि नॉर्थ में है। सपोज कर लो बेटा माया का पॉइंट जो है यहां पर आ गया, यहां पर पॉइंट टी है, लेट्स से पॉइंट टी आ गया यहां पर, ओके। अच्छा फिर लिखा है स्ट्रेट टू द पॉइंट यू विच इज 4 फीट अवे। लेट्स से वो यहां पर गई बेटा 4 फीट अवे और यहां पर आ गया पॉइंट यू 4 फीट। लेट्स से बेटा यहां पर अपने पास पॉइंट यू आ गया, ओके। नेक्स्ट लिखा है शी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री, मतलब देखो यहाँ मेंशन नहीं है कि माया ने स्टार्ट कहाँ से करा, तो मैंने अज्यूम कर लिया भैया माया ने स्टार्ट करा है अपना नॉर्थ की तरफ जा रही है, और उसने उसके बाद लेफ्ट गई 90 डिग्री पे और वॉक्स कर रही है वेस्ट की तरफ विच इज़ 4 फीट अवे। तो भाई अब यहाँ पर ऑब्वियसली जब वो लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट यहाँ चला गया और वो 4 फीट फिर से डिस्टेंस कवर कर रही है, और उस टाइम पे शी इज मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट डब्ल्यू। ओके तो पॉइंट डब्ल्यू भैया यहाँ पर आ गया है, मार्क करते जाइए, पॉइंट डब्ल्यू आ गया है, ठीक है। अच्छा फिर लिखा है एंड देन टर्न्स 90 डिग्री एंड गोज 3 फीट टू पी। ये लो भैया अब 90 डिग्री राइट, राइट मतलब यहाँ पर जब बंदा है तो राइट जाएगा ऊपर की तरफ, 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, और 3 फीट यहाँ पर भी माया ने ट्रैवल कर लिया, और ये जो पॉइंट है इसका नाम है पी। चलो ठीक है भैया माया को पी तक पहुँचा दिया हम लोगों ने। आगे लिखा है वॉक्स 1 फीट टू क्यू, के बाद फिर से राइट और वॉक्स 1 फीट टू क्यू। भाई तो यहाँ पर अगर आप देखते हो जो बंदा यहाँ पर है ना, तो बंदा अगर राइट जा रहा है तो राइट आ गया इस तरफ, और लेट्स से बेटा ये 1 फीट पॉइंट हो गया और यहाँ पर हम आ गए वापस क्यू। चलो ये क्यू पॉइंट हो गया अपना, ठीक है। एंड टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री एंड गोज टू बी। ओके भैया बस कर, माया को कितना घुमाएगा भाई, यहाँ से बच्चा अगर आप चेक करोगे ना तो भाई फिर से लेफ्ट चला गया, लेफ्ट चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम भैया हॉच पॉच सा लगेगा, अपने को इसको ठीक करना है। तो मान लीजिए बेटा हम लोगों ने माया को ऊपर की तरफ ले गए, 2 मिनट ये बीच की लाइंस हटा देते हैं। तो भाई माया को हम ऊपर की तरफ ले गए भाई, ये पॉइंट हमारा क्यू था, और हम ऊपर की तरफ माया को ले गए हैं, और हमने भाई वहाँ पर क्या करा है, वी पॉइंट पे चले गए हैं जो कि 1 फीट अवे है। भाई अब हम आ गए हैं वी पॉइंट पे, हम यहाँ पर वी पॉइंट पे अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं अभी थोड़ी देर। चलिए वी पॉइंट आ गया, चलिए आगे देखते हैं भाई।
वंस अगेन ही टर्न्स, अरे बस कर माया भाई, 90 डिग्री राइट और उसके बाद आर 3 फीट अवे। ओके भाई, तो उसने फिर से बटा 90 डिग्री का टर्न मारा, 90 डिग्री का टर्न मारा और उसने राइट चली मतलब यहाँ पर आ गई, राइट चली मतलब यहाँ पर आ गई भाई। और वो जो डिस्टेंस है वो अल्टीमेटली 3 फीट वापस उसने कवर अप कर लिया, दैट इज फाइन। बट अब यहाँ पर बोला क्या है भाई, उसने बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर। ओके भाई, मतलब ये जो पॉइंट है ना टी और मान लो यहाँ पर आ गया आर, इसका डिस्टेंस पूछा ये। तो देखो ये बड़ा सिंपल सा डिस्टेंस है, अगर तुम यहाँ पर चेक करते हो तो ये आ गया 1 फीट, इतना पोर्शन, इतना आ गया भैया 3 फीट और इतना आ गया 4 फीट। तो 4 + 3 + 1 टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल कर लिया, 8 फीट। याद रखेंगे। तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। डायग्राम थोड़ा केयरफुली बना लेना, बाकी इसमें है कुछ नहीं। अगर आप देखोगे डायग्राम थोड़ा केयरफुली बना लोगे, थोड़ा सन को बस खाली घुमाया हुआ है, माया को बेचारी को घुमाता जा भाई गाइस। तो भैया ये आ गया हमारा डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं भैया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, हम लोग जब ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, दैट वाज 31 वी हैव कंप्लीटेड भाई। अब हम लोग बच्चा आ जाएंगे, द क्वेश्चन इज 32 ब्लड रिलेशन। अब ध्यान से देखिएगा बच्चा, इन दिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है टी एस आर 3 ब्रदर्स, टी सन क्यू इज मैरिड टू के। ओके भाई, फिर से एक बार हम जरा स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं और इसको ले आते हैं भाई। अब लिखा गया है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा, टी एस आर 3 भाई हैं, जरा चेक कर लेना भाई कि टी एस आर भाई साहब 3 भाई है हमारे, को चेक करना। तो टी एस आर 3 भाई हैं और टी सन क्यू इज मैरिड टू के। चलिए भाई को हम ऐसा कर लेते हैं बेटा, प्लस में डाल देते हैं क्योंकि मेल मेंबर्स हैं। तो लेट्स से बेटा जो भाई है वो अपने पास प्लस में आ गए, मेल मेंबर्स हैं। ओके चलिए भाई नेक्स्ट बोलता है बेटा टी का जो बेटा है क्यू, टी का बेटा आ गया क्यू, मतलब ये भी भाई अल्टीमेटली एक मेल है, इज मैरिड टू के। इज मैरिड टू के का मतलब हो गया दोस्तों कि भाई इनकी जो विवाह हुआ है वो के साथ है, तो के इसकी वाइफ हो गई। एंड दे हैव 1 चाइल्ड राहुल। ओके चलो खुशखबरी वाली बात है भैया, राहुल इनके घर पे हुआ। लिखा है एम द सन ऑफ एस, चलो इनका एक पुत्र बेटा एम, एस का बेटा इज मैरिड टू एच, तो बेटा इनकी वाइफ का नाम एच है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, इनकी वाइफ का नाम हमें एच दिया हुआ है। और अल्टीमेटली आपको लिखा क्या है, लिखा है एंड दिस कपल हैज ब्लेस्ड विद अ डॉटर कॉल्ड माधवी। ओके माधवी बेटा इनकी पुत्री है। चलिए भैया माधवी आ गई इनकी पुत्री। आगे लिखा है आर एज अ डॉटर, मतलब आर की भाई एक डॉटर है अल्टीमेटली, जिसका नाम है एन और हु इज मैरिड टू पी। तो ये बेसिकली क्या आ गया बेटा, पी उसका ऑब्वियसली हस्बैंड हो गया। और दिस कपल हैज 1 डॉटर कॉल करुणा। ओके करुणा है, चलो इनका अल्टीमेटली कल ही पूछा गया हाउ इज माधवी रिलेटेड टू एस, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, माधवी इज रिलेटेड टू एस। ऑब्वियसली वो उसकी कौन लगी बेटा, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि माधवी का अगर रिलेशनशिप चेक करेंगे तो माधवी रिलेटेड टू एस इज हाउ मच, वो कैसे बेटा ग्रैंड डॉटर है उसकी। ऑब्वियसली यहाँ पर आप चेक कर लीजिए भाई, तो ये ग्रैंड डॉटर आ गया अपने पास आंसर, ठीक है। बिकॉज हमें रिलेशनशिप सिर्फ एस और माधवी का देखना है, बाकी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको देखना है बेटा सिर्फ माधवी और एस का रिलेशनशिप। ओके नेक्स्ट मेरे भाई, अगर आप क्वेश्चन चेक करते हो फिर से, अब यहां पर मुझे एक बार डायग्राम आपको बना के दिखानी है, ध्यान से देखिएगा बेटा। 6 persons M N O P Q R are sitting in 2 rows। अब ध्यान से देखिएगा बच्चा, क्या लिखा है बेटा, मान लीजिए हमारे पास 2 रोज आ गई, नॉर्थ फेसिंग एक साउथ फेसिंग, और यहाँ पर ऑब्वियसली 3 बंदे हैं और यहाँ पर आपके पास 3 बंदे आ गए। अच्छा लिखा हुआ है भाई कि अल्टीमेटली बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, मतलब क्यू कैन बी आइदर हेयर और क्यू कैन बी हेयर, ही कैन एक्चुअली क्यू मिडल में है बट वो कहां पर है मेरे को नहीं पता। आपको लिखा है P इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, ये लैंग्वेज को पढ़ना, P इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ R।
अब भाई मतलब आर के सेकेंड लेफ्ट पे, ठीक है, एंड ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, मतलब ओ क्यू का नेबर है। लेट्स से हम एक काम करते हैं, ओ क्यू का नेबर है, लिखा हुआ है एंड डायगनली ऑपोजिट टू पी। एग्जैक्टली ये वर्ड आया बेटा, डायगनली ऑपोजिट टू पी। सपोज करो मैंने ओ को यहां रख दिया, ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि क्यू अब यहां नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया। अब ओ कौन है बेटा, ओ है किसका नेबर, बेसिकली ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगनली ऑपोजिट टू पी, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन है, पी। और पी के सेकेंड लेफ्ट पे वो, मतलब आर के सेकेंड लेफ्ट पे वो पी है। तो अब बचा क्या बेटा, ऑब्वियसली अगर आप यहां पर देखते हो एन इज द नेबर ऑफ आर, एन नेबर ऑफ आर है, ये लाइन पढ़ लीजिएगा। दैट मीन्स एन का प्लेसमेंट यहां पर आ गया सिटिंग अरेंजमेंट में। बचा कौन सा भैया, बचा अपने पास वहां पर पी हो गया, क्यू हो गया, आपके पास अल्टीमेटली एम ही बचा है, तो एम यहां पर आ जाएगा। उसने पूछा गया है एन के फ्रंट में कौन है, भाई एन के फ्रंट में तो ऑब्वियसली क्यू बैठेगा, तो बेटा यहां पर क्यू को मार्क कर, राइट। थोड़ा सा डायग्राम को चेक कर लेना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बड़ा हमने क्लास में किया हुआ है, इसको चेक कर लेना भाई साहब। अगर आप इसमें चेक करते हो इस क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को ये जो डायग्राम है बड़ा सिंपल सा आपका बनेगा। देखेंगे भाई क्या लिखा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर बेसिकली, अगर आप देखते हो 8 मीटर्स एंड 6 मीटर्स। चलिए मैं एक काम करते हैं, कमरा बनाते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। ये 8 मीटर्स आ गया, ये 6 मीटर्स आ गया। अ कैट रन्स ऑल अलोंग 4 वॉल्स, मतलब कैट जो है भाई वो चारों तरफ चल रही है, भागा दौड़ी कर रही है भैया कैट, तो चलो कैट को भागने दो। मतलब कैट ने 8 8 6 और 6 इतना डिस्टेंस तो कंफर्म कवर कर लिया है ना, दैट मीन्स 28 मीटर्स इसने कवर कर लिए। हाउ मच टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कैट। अब देखो उसके बाद पहले करने के बाद वो डायगनली कवर कर रही है, ये रहा। अगर आप देखोगे डायगनली पाइथागोरस थ्योरम, दैट मीन्स ये क्या आ गया आपके पास, दैट वर्क्स आउट टू बी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला भाई, अंडर रूट, तो दैट वर्क्स आउट टू बी 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू, यहां पर आ गया भाई 10। तो मतलब ये डायगनली भी कवर हो रहा है, इसका क्या वैल्यू आ गया बेटा 10। दैट मीन्स 28 तो कवर हो ही रहा था, 10 भी वो कवर कर रही है, दैट मीन्स 28 एंड 10 दैट वर्क्स आउट टू बी 38। तो 38 इज माई टोटल डिस्टेंस, 38 दोस्तों मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाता। ओके, नेक्स्ट, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ। ओके भाई, एक काम करते हैं, रवि जो है वो अपना साइकिल चला के जा रहा है साउथ की तरफ। लेट्स से रवि यहाँ पर है और रवि बेटा साउथ की तरफ जा रहा है, तो 10 किलोमीटर ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ रहा है। एंड देन टर्न राइट एंड साइकिल 5। अब देखो राइट मतलब ये हो गया भैया कि जो रवि है वो ऑब्वियसली इस तरफ आएगा और उसने 5 किलोमीटर जो है राइट की तरफ चला, और उसके बाद देन टर्न अगेन राइट एंड साइकिल। अब यहाँ पर भैया राइट मतलब वापस ऊपर की तरफ आ गया, वापस 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल। आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। फिर यहाँ से बेटा अब लेफ्ट जा रहा है बच्चा, तो यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर आ गया भाई साहब वापस 10 किलोमीटर्स। आपको लिखा है अब उसको स्ट्रेट अप अगर अपने घर जाना है, अब देखो यहाँ पर उसने स्टार्ट करा था, स्ट्रेट अगर घर जाना है तो ये 10 ये कवर करेगा और 5 ये कवर करेगा। तो ऑब्वियस है भाई 10 ये वाला, 5 ये वाला, तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ेगा, 15 किलोमीटर्स। तो आंसर क्या है दोस्त, 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, राइट। चलिए नेक्स्ट, फिर अपने को ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या स्टेटस क्या बताता है भाई आपको। क्वेश्चन का एक बार स्टेटस चेक कर लेना भाई, अपने को मेंशन क्या करा है उसको देखना है। क्या लिखा है भाई, ए प्लस बी इज एक्चुअली, बी इज ब्रदर ऑफ ए इंटू बी हस्बैंड हो गया, ए माइनस बी इज मदर ऑफ बी, ए परसेंटेज बी इज फादर ऑफ बी, दैट इज फाइन। अपने को बोला कि आपको बताना है कौन सा रिलेशनशिप ये प्रूव करता है कि Q इज ग्रैंड मदर ऑफ T। चलो पहले हम ए ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। Q माइनस पी, लेट्स से बेटा Q माइनस पी का मतलब हो गया Q इज
मदर ऑफ पी। चलो बेटा, क्यू किसकी मदर है? पी की, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है पी प्लस आर। पी प्लस आर का मतलब क्या हो गया भाई? अगर आप देखते हो आर इज, क्योंकि यहां पर नोटिस करना बी इज ब्रदर ऑफ ए, मतलब आर इज ब्रदर ऑफ पी। आर कौन है भाई? पी का ब्रदर, ठीक है। आगे नेक्स्ट, क्यू किसकी मदर है बेटा? अल्टीमेटली पी की। और आर कौन है भाई? वो पी का भाई है। तो ऑब्वियसली अगर आर पी का भाई है तो अल्टीमेटली बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई बेटा, क्यू उसकी भी मदर हो गई। आगे लिखा है परसेंटेज टी। नाउ परसेंटेज टी मतलब यहां लिखा है बेटा, परसेंटेज में था हमारे पास कि आर इज फादर ऑफ टी। आर इज फादर ऑफ टी। तो अब आप इसको ध्यान से इस चीज को पढ़ो। क्यू मम्मी है, उनका एक बच्चा है पी, उनका एक बच्चा है आर, आर ब्रदर है तो ठीक है। उनका एक और बच्चा है टी। तो टी की ग्रैंड मदर कौन हो गई बच्चा? क्यू। और यही उसने पूछा था, कौन सा रिलेशनशिप बताता है कि क्यू ग्रैंड मदर है टी की? ऑब्वियसली आंसर ए आ जाएगा बेटा, कि ये जो रिलेशनशिप है ये बताता है कि वो उसकी ग्रैंड मदर बन जाए। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे भाई अगेन सेम वो क्वेश्चन आ गया बेटा। डॉलर इज ब्रदर, हैश इज मदर, स्टार इज डॉटर। आपको बोला क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा। कहता है इफ द कोड ऑफ द फैमिली सेज ए हैश, हैश का मतलब ए इज मदर। मैं आपके लिए लिख देता हूं, ए इज मदर ऑफ बी, बी डॉलर इज, दैट मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ सी। ओके, सी स्टार का मतलब हो गया सी इज डॉटर ऑफ डी। देन हु इज फादर इन देम? ऑब्वियसली बेटा यहां पर ध्यान से देखेंगे, ए इज मदर ऑफ बी। ए कौन हो गई बेटा? लेडी, ठीक है। ए हो गई माइनस, इसकी मदर हो गई भाई बी की। अच्छा, बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी के जो फादर हैं अल्टीमेटली सी इज डॉटर, डॉटर ऑफ किसका? डी का। अब देखो मतलब ये फैमिली इकट्ठी हो गई, तो ये अगर ए मदर है तो फादर कौन हो गया? डी। तो हु इज फादर? डी इज द फादर। पापा कौन? भैया ये आपको खोजबीन करनी थी यहां पर कि उनके पिताजी कौन हैं। चलिए भाई, अब हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन अपने पास आ गए हैं यहाँ पर। अगर आप नोटिस करोगे भाई तो मीन मीडियन मोड के मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस ऑन 18.3, मतलब एक्चुअली में आपको क्या लिखा है बेटा कि सिग्मा एक्स बाय एन इज 18.3, सिग्मा एक्स बाय 20 इज 18.3। चेक कर लेना। देयरफॉर हम कह सकते हैं सिग्मा एक्स इज 20 इंटू 18.3, 18.3 into 20, that works out to be 366. The mean is reduced by 0.6 when a new observation is added to set. तो जो न्यू मीन आता है बच्चा वो आता है 18.3 minus 0.6, that works out to be 17.7, ठीक है। और कोई न्यू ऑब्जर्वेशन आपने ऐड करी है, तो लेट्स से सिग्मा एक्स जो भी हमारे पास आ रहा है उसमें मैंने एक ऑब्जर्वेशन ए ऐड करी है, और ऑब्वियसली जो एन है वो 21 हो जाएगा, बिकॉज इफ आई एम एडिंग न्यू ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास बच्चा ये 17.7 आ गया। सिग्मा एक्स बच्चा मेरे पास 366 है, ए मुझे निकालना है। अब यहाँ पर बेटा मैं ए जब कैलकुलेट करता हूँ तो दैट वर्क्स आउट टू बी 5.7। चेक कर लीजिएगा, 17.7 इंटू 21, जो भी आंसर आया है उसको 366 से माइनस कर लीजिएगा। Your answer will be 5 point. Okay, next. By in a graphical representation of a data, the largest numerical value is 4. Okay, भाई थोड़ा सा आपको पहले क्लेरिफाई कर देता हूं। अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन इन द पेपर एमटीपी। ये 4 नहीं है भाई, दिस इज एक्चुअली 45, ठीक है। तो मिसप्रिंट है भाई, माफ कर दीजिएगा। द लार्जेस्ट जो वैल्यू है दैट इज 45।
स्मॉलेस्ट आपको दिया हुआ है 25। अब इसमें रेंज क्या होता है, रेंज आपको पता है बेटा, दोनों को माइनस करा 20। उसने बोला इफ द क्लासेस डिजायर्ड आर 4। देखो एक सिंपल सा फंडा होता है बेटा, नंबर ऑफ जो क्लासेस होती है ना वो हमेशा किसके इक्वल होती है, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास विथ। ठीक है, सारे बच्चे इस चीज को याद रख लो। अब नंबर ऑफ क्लासेस मेरे को 4 लिखी हुई है, रेंज मुझे 20 गिवन है, मुझे क्लास विथ या क्लास इंटरवल निकालने को बोला गया है। तो ऑब्वियस है देयरफॉर बच्चा क्लास इंटरवल जब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो क्लास इंटरवल इज एक्चुअली 20/4 एंड दैट आंसर वर्क्स आउट टू बी 5। लो भैया क्लास इंटरवल कितना आ गया मेरे पास, 5। ठीक है, सो क्लास इंटरवल वर्क्स आउट टू बी 5। इसको 5 को निकाल लीजिए और आ जाइए भाई अपने पास अगला क्वेश्चन आता है 40। ठीक है दोस्तों, तो अपने को अगला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, यहाँ देखिए आपको लिखा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25। ओके, अब आपको ये जो नंबर्स हैं ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको नंबर्स लिखे ये। देखो नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक है, तो आप इसमें जब देखोगे मीडियन बेसिकली क्या होता है, मिडिल वाले नंबर्स। तो मिडिल वाले बेटा ये दो नंबर्स होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा बेटा, मीडियन क्या हो गया, x+2। ठीक है, ये दो नंबर्स को आप देखोगे तो मीडियन आएगा, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मीडियन। अब आप यहाँ पर बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा मीडियन बेसिकली आप जैसे मर्जी फॉर्मूले से निकाल लो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूले से निकालना है, हमने n+1 करना है, चलो बेटा वैसे यहाँ पर आप x निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 22। अगर कोई बच्चा सपोज फॉर्मूले से निकालना चाहता है तो फॉर्मूला क्या करोगे भाई, n+1/2 आइटम। तो n क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे देखते हो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर से अगर आप देखोगे तो बेटा वो आ जाएगा 10+1/2। तो दैट इज एक्चुअली 5.5 आइटम। ये क्या होता है, 5th + 6th डिवाइडेड बाय 2। अब फिर से अगर आप चेक करोगे बेटा 5th आइटम कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये पांचवी ये छठी, दोनों को 2 से डिवाइड करा और आपका आंसर फिर से वही आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा है। राइट, तो बच्चे इसको चेक कर सकते हैं भाई, वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। दोस्तों एक हमारे पास 41 है, द मीन सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन इज 5850। ये आपके पास n आ गया है और ये आपके पास कंबाइन मीन गिवन है। लेट्स से बेटा n50 और कंबाइन मीन आपके पास आ गया 5850। लिखा है लेटर ऑन डिस्कवर्ड करा है, आई एम सॉरी नॉट कंबाइन मीन, नॉट अ कंबाइन मीन, इट्स जस्ट अ मीन। ठीक है, लेटर ऑन डिस्कवर करा कि भैया एक जो बंदे की सैलरी है वो गलती से 8000 ले ली गई है इंस्टेड ऑफ 7800। चलिए हमने क्या करा भाई, सबसे पहले एक काम करते हैं, सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स आ गया 5850 × 50। ठीक है, तो लेट्स से बेटा 5850 × 50 जब हमने करा तो दैट वर्क्स आउट टू बी 292500। बट ये इनकरेक्ट है, अगर मुझे करेक्ट सिग्मा एक्स निकालना है तो ये आ गया 292500। इसमें से भाई अपने को 7800 प्लस करना है और 8000 इसमें से माइनस करना है। राइट, तो 7800 अपने पास आ गया और 8000 माइनस करा, दैट वर्क्स आउट टू बी 292300। ये करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया। मीन की बात करें तो 292300 ओवर n दैट इज 50, वो 50 ही रहेगा। अगर आप इसमें नोटिस करते हो भाई तो ये आ गया 5846। तो मेरे पास जो करेक्ट मीन है 5846, दैट इज बी ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, इफ द मोड ऑफ अ डेटा इज 18 एंड द मीन इज 24। देखो बच्चा सिंपल सी बात है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये चेक करिए बेटा, मोड कितना है बेटा आपके पास 18 और 3 मीडियन माइनस 2 मीन 24। तो भाई यहां पर आ गया आपके पास 18 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन 48। भाई साहब इसको ले लीजिए 48 प्लस 18 divided by 3, so median works out to be 22।
नाउ आई थिंक यू विल बी गेनिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है दोस्त अब तुम्हें थोड़े थोड़े इजी लगने शुरू हो जाएंगे। देखिए भाई क्या क्वेश्चन लिखा है, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142, Q1 142, semi interquartile range Q3 minus Q1 over 2 is semi interquartile range। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। अगेन अगेन अ गुड क्वेश्चन बच्चा। यहां पर अगर आप चेक करते हो भाई, Q1 आपको लिखा है, Q1 आपके पास आ गया 142 इज इक्वल टू 36 कर लेते हैं भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Q3 की वैल्यू दोस्त आपके पास आती है 36 प्लस 142, दैट वर्क्स आउट टू बी 178। दोस्तों आपको एक मीडियन का फॉर्मूला बताया हुआ है, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 क्या आता है 178 प्लस 142, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। को 2 से डिवाइड करा दोस्त, अपने पास कितना आ गया 160। 160 इज माय आंसर। ओके चलिए अब आते हैं भाई आप लोगों का एक सिंपल सा क्वेश्चन की, अगर ओरिजिन को हम शिफ्ट करते हैं 5 से तो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई साहब एक सिंपल सा फंडा है भाई, ओरिजिन को 5 से शिफ्ट करोगे, आपको मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, तो देयर विल बी नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सा फंडा भाई, देयर विल बी नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज अगर आप वहां पर ओरिजिन को शिफ्ट करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चा चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। ओके गाइस नेक्स्ट 45 again arithmetic mean of 15 observations is 9। let's say बेटा in 15 का मीन आ गया बेटा आपके पास 9। 9 ऑब्जर्वेशंस n1 बेटा आ गया 9, आपके पास आ गया भाई साहब मीन वन आ गया 11, ये मेंशन किया आपको। अच्छा लिखा है अरिथमेटिक मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस, रिमेनिंग मतलब क्या हो गया n2 हो गया 6, आपको बार 2 बोला है कितना आएगा वो निकालो। बस यार सिंपल सा फंडा है, ध्यान से देख लो। अपने को कंबाइन मीन का फॉर्मूला यूज करना है। अपने पास 9 लिखा है, n1 बार 1 दैट इज 9 इंटू 11 प्लस n2 बार 2 ओवर n1 प्लस n2 15। लो भैया बार 2 निकाल लो। अब तुम लोग जब यहाँ पर बार 2 निकालते हो ना दोस्तों, सीधा सीधा 6 आ जाता है। चलो भाई सीधा आंसर राइट। चलिए भाई 46, भाई 46 को ध्यान से देखना, अगर प्रोबेबिलिटी ए का 2/3 है, बी का 3/5 है, ए यूनियन बी 5/6 है। रुको रुको, पहले तो बेटा आपके पास यहाँ पर क्या कहानी है, अपने पास ना एक फॉर्मूला होता है जो अपने को भूलना नहीं है। बाकी हम कुछ भी करने के पहले एक फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको नहीं भूलना भैया। ए यूनियन बी ये मेरे को गिवन है 5/6 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इट्स 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एक्चुअली 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो दोस्त आप एक काम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। वो क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 3/5 और माइनस 5/6। देखो यार तुम्हारे पास चॉइस क्या है, डेसिमल्स या तुम अपना पंगा ले सकते हो एलसीएम का, तुम्हारी इच्छा है जैसे मर्जी कर लो। अच्छा जैसे मान लो बच्चा कहता है सर मुझे अगर एलसीएम लेना है, तुम्हारी मर्जी भाई। जैसे मान लो बेटा तुमने 356 का एलसीएम ले लिया राइट, तो अब वहां पर एलसीएम लेना ठीक है, वरना डेसिमल सबसे अच्छा ऑप्शन होता है जो अगर आप मेरी सलाह मानो तो। 2/3 is approximately we can say 0.666, 3/5 is approximately 0.6 and 5/6 is 0.833। चलिए तो क्या कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखते हो तो लेट्स से 0.666 प्लस 0.6 एंड माइनस 0.833, तो बच्चा ये मेरे पास आता है अप्रोक्सीमेटली 0.433। अब मैंने ये क्यों निकाला, बिकॉज मुझे निकालने को बोला है ए कॉम्प्लीमेंट बी। नाउ गाइज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी, दैट मीन्स फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये था बड़ा ओनली बी, याद करो ओनली बी।
ओनली बी क्या होता था, बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा ओनली बी होता था ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आपको समझ में आएगा बेटा, हमारे पास बच्चा यहाँ पर बी क्या था, बी जो हमारे पास था वो था 3/5, 3/5 को हम 0.6 ले सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 0.6 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.433 और बी क्या है 0.6, मैंने सारे डेसिमल्स में ले लिए हैं। 0.6 माइनस 0.433 divided by 0.6 that works out to be 0.278। तो भाई साहब मेरे पास आंसर आ गया है 0.278। अब मेरे को ऑप्शंस देखनी है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 13/18, क्या ये पॉइंट ना 0.278 नहीं आता, मेरे को लग रहा है 5/18 आ जाएगा, 5/18, ये देखो 0.277 आता है बेटा, एग्जैक्टली exactly। तो आप इस तरीके से इसको फॉर्मूले को बड़ा यूज करेंगे जो हमने क्लास में भी बड़े अच्छे से करा हुआ है। डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला, यूज इट प्रॉपर्ली एंड यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन बेटा। तो ये दोस्त हमारा हो गया 46। आइए हम लोग एक काम करते हैं, एक 47 करते हैं। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग स्पेड और एस। एक मिनट भाई, स्पेड आने का चांस क्या है, स्पेड, स्पेड अगर आप इसमें चेक करोगे ना दोस्त, बड़ी सिंपल सी बात है। स्पेड अपने पास होता है भाई साहब, वहां पर हो गए भाई साहब अपने 13 स्पेड हो गए, ठीक है, और एस आने का चांस हो गया 4। एक पत्ता भाई साहब कॉमन होता है जो स्पेड एंड एस आता है, एक पत्ता कॉमन होता है, ठीक है, हुक्म का इक्का जिसको हम कह सकते हैं। तो भैया प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। लो भैया, तो 13 4 17 माइनस 1 16/52। अब 16/52 है भाई साहब, आप एक काम करें इसको कर लें सॉल्व, ठीक है, तो आप देखोगे भाई इसको 4 से कर लें तो दैट विल बी 4/13, 4/13 बेटा ऑप्शन को मार्क कर लें। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके सर ऐसे ही आएंगे, हाँ भैया ऐसे ही आएंगे, चिंता मत करो तुम लोग, बस घबराया मत करो। 48, बच्चे घबराते बहुत ज्यादा हैं, डर जाते हैं भाई, पता नहीं सर पेपर कैसा आएगा। बट पेपर जितना अच्छे से प्रैक्टिस कराओ ना उतना अच्छे से अपने को आता होता है, याद रखना। तो नेवर एवर गेट टेंशन, टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी, क्वेश्चंस इजी आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके भाई अपने पास ये आ गया 48, रैंडम वेरिएबल जहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीन मतलब NP2 है, वेरिएंस मतलब NPQ अपने पास 1.2 है। कोई बात नहीं, आप एक काम करें NP की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें तो मेरे पास Q आ जाएगा 1.2/2। बेटा जो Q आता है वो आता है 1.2/2, तो 1.2/2 को हमने करा बेटा, ये कितना आ गया 0.6। Q अगर 0.6 है तो अपने पास P ऑब्वियसली 0.4 होगा। P अगर 0.4 आ रहा है बच्चा तो NP अगर 2 है तो n इंटू 0.4 इज 2, तो n की वैल्यू 2/0.4, तो भाई 2 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट वर्क्स आउट टू बी 5, और ऑप्शन मार्क करा दोस्त और अपने को तसल्ली से अपना आंसर आ गया है, राइट। ओके जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट गाइस, मैं आपको क्लास में भी कहता हूँ जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, नथिंग विल बी डिफिकल्ट इफ यू आर कॉन्फिडेंट, याद रखना। द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। ओके अब आपके पास बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। ओके फॉर्मूला e की पावर -4, 4 की पावर 2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस ऑब्वियसली दैट इज m की पावर r ओवर फैक्टोरियल r, राइट। तो e की पावर -4 इंटू 16/2, थोड़ा सा कटिंग करा तो बेसिकली ये क्या आ गया बच्चा 8, राइट, इंटू e की पावर -4। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखोगे भाई मेरे पास ये क्या आ गया बच्चा 8 इंटू ई की पावर -4, एंड डोंट वरी अबाउट द ऑप्शंस, थोड़ी ऑप्शंस में गड़बड़ लिखी हुई थी। इसका बेसिकली हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है, आपको पता बेटा m की पावर r ओवर फैक्टोरियल 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस दैट इज r इज 2। तो ऑप्शन से घबराना नहीं, कई बार ऐसी गड़बड़ की होती है ऑप्शंस में, आपने घबराना नहीं, हमारा आंसर ये है, हम इसको a को मार्क कर सकते हैं 8 e की पावर -4। अब उन्होंने कैसे ऑप्शंस को आपको परेशान करने की कोशिश की मैं बताता हूँ। ऑप्शन यही है 8/e की पावर 4, ये देखिए, तो वो ऑप्शन वही दे रहा है, तो घबराना नहीं उसको देखकर, डरना नहीं है, क्योंकि 8e की पावर -4 इज बेसिकली 8e की पावर 4 ओनली,
ठीक है, 8/e⁴ तो बात एक ही है, तो जस्ट आपको वो डराने के लिए कर रहा है। ओके गाइस, 50 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था, तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आएंगे और दूसरे 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आने वाले हैं आपके पास। पहले 50 हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहला 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। करने के बाद बेटा मुझे एक बार सर आप बता देना मैसेज करके, सर वी हैव डन ऑल 50 क्वेश्चन, राइट? ओके, द मीन डेविएशंस अबाउट मीडियन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज। अब देखिए बहुत सिंपल सा चक्कर है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आपको याद है 6-5-4 का फॉर्मूला। मैं क्या कहता था, 6 ऑफ क्वार्टर डेविएशन इज 5 ऑफ मीन डेविएशन एंड 4 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो 5 ऑफ एम डी इज इक्वल टू 4 ऑफ एस डी। याद रखो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को 1 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो हमारे पास मीन डेविएशन क्या आ जाएगा, 4/5 ऑफ 1, दैट इज बेसिकली व्हाट बेटा, 0.8। 4/5 इज 0.8, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.8। चलो दोस्तों, ये आपके समक्ष प्रस्तुत थे पहले 50 क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट सीरीज में मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में लिख लिख कर एक्सप्लेन करा है। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। बट फॉर डाउट्स, यू नो इट वेरी वेल बेटा, यू हैव माई नंबर्स, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऐप में डाउट डाल सकते हैं। बट बेटा ओनली वन थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे कॉन्फिडेंट। और जैसे आप ये 50 क्वेश्चन का सारा कर लेंगे, प्लीज तुम्हारा हार्डवर्क मेरी मोटिवेशन है। याद रखना भैया, जितना तुम हार्डवर्क करते जाओगे उतनी मेरी मोटिवेशन बढ़ती जाती है। Always remember, your hard work is my motivation, your result is my motivation to work more harder. Right, guys? All the best. Work hard. See you with the next session. Bye. God bless you.